काम करते हैं कि वर्क की पावर का मैंने तुम्हें करवा तो दिया ही था। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है सबको, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री? यस सर। किसको नहीं आती है? वंशिका को आती है? नहीं आती है? वंशिका आवाज आ रही है? धोनी धोनी कैमरा ऑन करो, वंशिका कैमरा ऑन कर लो। हाँ बताओ, किसको नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री? थोड़ी बहुत बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। सर मुझे नहीं आद्या जान को नहीं आती है, ठीक है। चलो तो थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया ले लेते हैं हम लोग, फिर मैं आगे चलूंगा इसमें, ठीक है। आद्या टेबल बनाना आता है ट्रिग्नोमेट्री का? सर, मतलब वो वैल्यूज वाले याद नहीं है, उसमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो याद नहीं याद है है। कि नहीं आती? क्या सर? वैल्यूज याद है? नहीं भाई, तो नहीं। चलो ये तो पता है कि पंडित बद्री प्रसाद भगवत बोले सोना चांदी तोले बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, हमेशा याद रखो। रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये याद रहेगा सबको? ये बेसिक। सर आपकी स्क्रीन ऑन शेयर नहीं। जो लेट ज्वाइन करेगा उसको शेयर कैसे दिखेगी भाई? देर से आओगे। चलो देर से तो क्या ही, मैं जल्दी आ गया, ठीक है। चलो अभी आ रही है? यस सर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, हम बोलते हैं इसको, तो ऐसे टेबल बना लिख लो। तो ये क्या बताता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो विल गिव्स अस sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल गिव्स अस cos थीटा, एंड परपेंडिकुलर बाय बेस विल गिव्स अस tan थीटा। ये चीज समझ में आ गई आद्या? यस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कैमरा चालू रखो, कैमरा चालू रखो, बंद मत करो कैमरा। चलो तो यहाँ तक कि समझ में आता है, तो मुझे बताओ कि p बाई एच का जो रेशियो होगा इट विल ऑलवेज गिव्स अस sin थीटा, है ना। b बाई एच का जो रेशियो होगा इट विल गिव्स मी cos थीटा, एंड p बाई v विल गिव्स अस tan थीटा। tan थीटा। तो अब इन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं हो रहा था पहले, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था पहले जब आप मेरा नेम ले रहे थे। चलो तो ये हमने कुछ रेशियो डिफाइन किए थे, इन रेशियोज की वैल्यू में निकालनी है, याद रखनी है। तो याद रखने के लिए क्या करना है, बेसिकली मैं शॉर्टकट बता देता हूँ अभी फिलहाल। 0 डिग्री ले लेना, 30 डिग्री ले लेना, यहाँ पे तुम्हारा 45 डिग्री ले लेना, यहाँ पे 60 डिग्री ले लेना, यहाँ पे 90 डिग्री लेना, ले लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सर कॉस आपकी स्क्रीन लैग कर रही है। स्क्रीन लैग कर रही है। लैग कर रही है मेरी? लैग कर रही है। यस सर, लैग कर रही हाँ लैग कर रही है, लैग कर रही है, दिख रहा है। एक सेकंड होल्ड करो। सर अब आ गया। सर अब आ गया। हाँ भाई आ तो गया, पर वो बार बार जाएगा तो फिर दिक्कत होगी ना, पढ़ नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। आज मैं थोड़ा सा पढ़ाने के अच्छे मूड में आया हूँ, बहुत अच्छे पढ़ने के मूड में आए, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहना क्लास में, कि मेरे को बार बार ये बोलने में टाइम वेस्ट मत करवाना कि कैमरा ऑन कर लो और माइक म्यूट करके बोलो, ठीक है। सर क्योंकि ओलंपियाड क्लास है, यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा सीरियसली पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर। चल बोलो बोलो बोलो, क्या हो? सर मैंने अभी ज्वाइन किया, आप मतलब कुछ करवा। अरे यश अभी चालू ही किया है भाई, अभी तो शुरू होने से पहले सवाल पूछ देता है ना। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती यश? सर आती है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा? थोड़ा देख लो यार, है ना। थोड़ा सा मैं कल भी किसी बैच में समझा रहा था, कौन सा तो बैच था, XR02 बैच था शायद, कल मैं वहाँ पे समझा रहा था कि थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना जरूरी है हमें। तुम लोग डिपेंडेंट हो जाते हो कि सर ये बताओ तो वो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ऐसा नहीं करना कभी। थोड़ा कोशिश करो, ट्राई करो, सारी चीज़ें याद होंगी। 9R2 भी आता है कल, ठीक है। कोशिश करोगे सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्लियर है? मैंने अभी तक यही बताया सिर्फ, पी बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, बी बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा, पी बाई बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं, याद रखना कि ये वैल्यूज कैसे लिखनी है, कि ये 0, 30, 45, 60, 90 लिख देना, फिर साइन थीटा की वैल्यू लेनी है। फिर कुछ नहीं करना आपको, होल नंबर से स्टार्ट करना है, यहाँ से चालू करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ तक ले लिया। सर सारे फिर नंबर 4 को से 4 से डिवाइड, डिवाइड कर दो। हाँ एक सेकंड, सबको 4 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी, और सबको अंडर रूट कर दूँ। जो भी वैल्यू आएगी यही उनकी वैल्यूज कहलाएगी। तो ये 0/4 हमारे पास में 0 आता है, 1/4 का अंडर रूट 1/2 होता है, √2/√4, तो कितना आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 1। ये जो वैल्यूज आई साइन थीटा की वैल्यूज आ गई है,
यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू मेरे पास में 1/√2 हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू मेरे पास में √3/2 हो जाएगी, एंड साइन 90 की वैल्यू मेरे पास में 1 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअली ये निकाला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल से, बट अभी फिलहाल हम टेबल्स की वैल्यू के लिए ना टेबल बना ले रहे हैं ताकि हमें आसान हो जाए। क्लियर हुआ ये? ना हमारे पास में आता है अगला टर्म जो आता है वो आता है cos थीटा। तो cos थीटा कुछ नहीं करना है, अगर sin थीटा की वैल्यू जो देंगे तो ये सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में यहाँ लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा हाफ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Zero. यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? Yes. Yes, sir. पानी एक ग्लास दिलाओ मुझे। हाँ, ठीक है। चलो तो ये 0 दिख रहा है यहाँ पे। Yes, sir. Yes. चलो फिर यहाँ पे अब हमारे पास में आते हैं कि tan थीटा की बात चल रही है। tan थीटा एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है ना, देखो जरा, tan थीटा जो होता है ये मेरे पास में p/b होता है, ठीक है, और जो sin थीटा होता है, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर आ रही है आवाज? Yes, sir. वो साउंड तो नहीं आ रही है आवाज की? कम हो जा रही है वॉइस? No, sir. तो sin थीटा होता है ये मेरे पास में p/h होता है, cos थीटा जो होता है ये मेरे पास में b/h होता है ना। मुझे दिख रहा है इसमें p है, यहाँ पे b है, मैं इसको tan थीटा बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? इन दोनों को डिवाइड कर दिया, h से h कट गया, तो p/b मेरे पास में आ गया ना, तो sin थीटा अपन cos थीटा, और p/b तो हमारे पास tan थीटा होता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मुझे ये आइडिया लग गया कि अगर मैं sin 0 डिग्री की वैल्यू cos 0 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो विल गेट द वैल्यू ऑफ tan 0 डिग्री। Yes, sir. आ जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 1/2 अपन √3/2, 1/√3 आ जाएगा, 1/√2 अपन 1/√2 1 आ जाएगा, √3/2 अपन हाफ, क्या ये वैल्यू √3 आ जाएगी, और यहाँ 1/0, क्या ये मेरे पास में 1 आ जाएगा? Yes, sir. Sir, not defined. सर इन्फिनिटी आएगा। 1/0 आएगा। नॉट डिफाइंड। एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड कहलाता है कि जिसकी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, कि कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी मैक्सिमम वैल्यू, जो भी आपके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये हमारे पास में Yes, sir. सारी कहानी थी ट्रिग्नोमेट्री की। नाउ अब हमारे पास में बात आती है कि हमें कंपोनेंट कैसे करना है, ठीक है। कंपोनेंट्स करने के लिए देखो जरा कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, ये पॉइंट P ले लूँ। Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला Yes, कि sir. पॉइंट P को यहाँ से एक फोर्स खींच रहा है, लेट्स सपोज F1, और एक फोर्स यहाँ से खींच रहा है ऐसे F2। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट P होगा इसकी जाने की जो टेंडेंसी है वो कहाँ की तरफ होगी? आउट ऑफ F1 F2 प्लेन की इनटू दीज टू वेक्टर्स? Into. Sir, into. Into these two vectors. ये तो खिला रहा है कि अगर मैं दो तरफ से खींचूंगा इस पॉइंट P को तो ये P मट इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किस डायरेक्शन में जाता है वी नीड टू कैलकुलेट दैट, Yes, sir. राइट। तो हमें वही रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने क्या बोला कि मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं इसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। बात समझ में आ रही है? क्या बना लूँ मैं इसे? Triangle. F1 को इधर रखा इस तरीके से, और मैंने F2 को इधर से इधर एज इट इज शिफ्ट कर दिया, यहाँ से लेकर ऐसे करके। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर मेरा F2 ऐसा था यहाँ पे पहले, ये मेरा F2 था, तो मैंने क्या किया कि इसे यहाँ से ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया। बात समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मैंने इसको ऐसा शिफ्ट किया कि वो जो F2 है उसका जो टेल है वो F1 के हेड पे टच कर दिया मैंने, तो ये F2 बना दिया। तो मुझे बताओ कि जो रिजल्टेंट आएगा इसका, वो रिजल्टेंट इधर की तरफ चला जाता है। ये हमारा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। बात समझ आ गई? वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है कि जो हमें डायरेक्शन देता है कि डायरेक्शन मेरा पार्टिकल एक्चुअली इज मूविंग, राइट। तो हमेशा याद रखो जब भी मेरा दो वेक्टर है, सपोज कि ये 2 न्यूटन का वेक्टर है कि मेरे पास 3 न्यूटन का वेक्टर है, तो जो अगला वेक्टर आएगा ना, डेफिनेट सी बात है कि वो यहीं पे आएगा ऐसे करके। बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब सवाल आता है कि मैं कंपोनेंट करने, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में एक पॉइंट दिया गया है, बोला गया कि पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे मैंने एक फोर्स लगा दिया इस तरीके से F फोर्स लगा दिया। मुझे नहीं पता है कि, अच्छा ये बताओ, ये तो सबको फील आ रहा है कि ये जो F फोर्स है ये इस P पार्टिकल को राइट साइड एंड अब टुवर्ड द टास्क बार दोनों तरफ खींच रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सपोज द Yes, sir. डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गई, ये मेरे पास में ईस्ट हो गई, ये वाली मेरे पास में वेस्ट हो गई, और ये वाली मेरे पास में साउथ हो गई। मुझे बताओ कि ये पार्टिकल किसके डायरेक्शन खींचने की कोशिश कर रहा है? Northeast. Northeast. Sir, northeast. नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री के एंगल पे। फॉर एग्जांपल मान लो कि 45 डिग्री का एंगल अगर ये बनाएगा ना, तो ये Yes. डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कराएगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, अभी हमने एंगल तो डिफाइन किया नहीं है ना,
एक बार एंगल डिफाइन करते हैं, अगर 45 डिग्री बोलता हूँ तो इट विल बी डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट। बात समझ आएगी नहीं? Yes. Yes, Yes. sir. लेकिन अभी फिलहाल ये समझ Yes, में आ रहा है sir. कि मेरे कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं ना कहीं खींचेगा इसको, ये तो समझ में आ रही है। Yes. ये अभी ये Yes. कहते हैं कि ये Yes, sir. पार्टिकल को पॉइंट पी Yes, को sir. नॉर्थ डायरेक्शन में भी खींच रहा है एंड पैरेलली ईस्ट डायरेक्शन में भी खींच रहा है, ये भी समझ में आता है। Yes. Yes. Yes, sir. अगर ये Yes, चीज sir. हो गई है तो एक काम करते हैं कि मुझे ये पता करना है कि इस फोर्स का कितना हिस्सा इसे ईस्ट की तरफ खींच रहा है और कितना हिस्सा इसे नॉर्थ North की तरफ. Let's suppose कि we have provided that this angle is theta, ये एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा दे दिया गया है, थीटा इज गिवन, ठीक है। तो अब मुझे पता करना है कितना हिस्सा इसको ईस्ट की तरफ खींच रहा है, कितना नॉर्थ की तरफ खींच रहा है। तो लेट्स ड्रॉ। मैं काम करता हूँ किसी कंपोनेंट करने हैं, हमें क्या करना है, हमें इसके कंपोनेंट्स। मैंने क्या बोला कि मैं काम करता हूँ कि यहाँ से एक वेक्टर बना लेता हूँ जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। बात समझ आ रही है? इसका वो हिस्सा जो इसको हॉरिजॉन्टली खींच रहा है। बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला मेरे पास में Yes, वो sir. हिस्सा है जो इसे वर्टिकल डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, और मुझे पता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वॉल है, मैंने बोला कि एक बंदा यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। मुझे बताओ इसे वेक्टर की डायरेक्शन में क्या बोलोगे, वेक्टर की फॉर्मेट पे क्या बोलोगे इसे, बताओ क्या बोलेंगे हम इसे? अगर 5 न्यूटन फोर्स है, मैं अगर इसको वेक्टर की फॉर्मेट पे बताना चाहता हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में, तो क्या बोलेंगे? अब 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स ईच डायरेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो कि Yes, इसी वेक्टर को पकड़कर मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, मान लो तो मैंने भी यहाँ पे 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा दिया। अब मुझे बताओ इसे भी क्या रीड करोगे? Sir, ये भी 5 Newton. Please. 5 Newton. ईच डायरेक्शन, अभी भी ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है ना भाई, क्या कहते हो? Yes. Yes, sir. Yes. अगर ये समझ में आ गई तो मुझे यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि आप वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, कि वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। Yes, sir. मुझे बताओ क्यों ना मैं इस वाले वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दूं पैरेलली, यहाँ से यहाँ तक ले आऊं। तो अगर ले आता हूं तो मुझे बताओ कि ये कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes. yes, Yes, sir. sir. Yes, अगर cos देखोगे तो दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो मुझे बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर थीटा ये वाला है, तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड ये परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये मेरा बेस बन जाएगा, बन जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes. F है हाइपोटेन्यूज, जो F है ये मेरा हाइपोटेन्यूज बन गया। Yes. Yes, sir. Yes. हाइपोटेन्यूज बन गया है। तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे अगर वैल्यू लिखना चाहूँ, लेट्स इंट्रोड्यूस साइन थीटा फर्स्ट। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? P बाई F आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? Yes, sir. ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू Yes. F ही है, देखो ये रहा। ठीक है, तो मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? F टाइम्स साइन थीटा आ जाएगी। Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, बेस Yes, अपॉन sir. हाइपोटेन्यूज B बाई H इक्वल टू cos थीटा होता है। मुझे बताओ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो B की वैल्यू H टाइम cos थीटा हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ना बोलो, क्या sir? ओके ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, मैं कहता हूँ कि मेरे परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है इट इज डिफाइंड एज F sin थीटा, और जो मेरा बेस वाला कंपोनेंट है इट इज डिफाइंड एज F cos H थीटा। cos theta. यानी कि मुझे समझ में आ गई कि थीटा की जो बगल वाली साइड होगी वो हमेशा cos थीटा बनेगी और थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी दैट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टिट्यूट एज sin थीटा। क्या क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है तो ये भी F sin थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. इन शॉर्ट Yes. कह सकता हूँ कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो कि पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैंने एक फोर्स लगाया विच इज एट एन एंगल थीटा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू F cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू F sin थीटा। Yes, sir. तो वर्टिकल मत लेना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत लेना, ये ले लेते द कंपोनेंट टुवर्ड द थीटा विल ऑलवेज बी cos थीटा एंड द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द थीटा विल ऑलवेज बी टेकन एट sin थीटा। Yes, sir. Yes. Yes. क्लियर हो? Yes, sir. तो कंपोनेंट्स करना आ गया मेरे ख्याल से ना। Yes. Yes, sir. Yes. ट्रिको समझ में आ गई? आद्य ट्रिको समझ में आ गई? Yes. अब क्लियर हो गया, आपको डाउट नहीं है? No, sir. अब करते हैं क्वेश्चंस। चलो अभी मुझे बताओ कि मैंने वर्क एनर्जी पावर में आप सबको वर्क डन के बारे में बता दिया था कि कितने टाइप के वर्क होते हैं हमारे पास में, करवाया था मैंने? Yes, sir. Yes. कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरैक्शन वो सब करवा दिया था, है ना? ये मैंने Yes. तुम्हें बता दिया कि जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। Yes, sir. Yes, sir. करवाया था मैंने, बताया था ना ये? Yes. Yes, sir. सारे फॉर्मूलाज थे हमारे। पावर इक्वल टू वर्क डन अपन टाइम होता है, ये भी हमें पता है कि पावर जो होता है वो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T होता है। ये एवरेज पावर है, कौन सी पावर है?
Average power. और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए तो पावर इंस्टेंटेनियस जो होती है वो हमेशा याद रखो कि वो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्या होती है? Cos theta also. ये एफ डॉट लिखा है मैंने, तो यहाँ पे बेसिकली एफ भी cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरे पास फोर्स वेक्टर है और ये मेरे पास में वेलोसिटी वेक्टर है, तो बीच का एंगल अगर थीटा होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर विल बी एफ डॉट वी, एफ वी cos थीटा। ये सारे फार्मूलाज याद रखने चाहिए, है ना? ये याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. और हमें एक और चीज पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होगा तो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Theta p equal to 0, p initial equal to p final. When what? When f external is 0. Zero. clear हुआ ये? Yes, sir. Yes. चालू करें क्वेश्चन? Yes, sir. चैप्टर का नाम लिख लेते हैं दोबारा से, फिर उस पर काम करेंगे। यही है ना चैप्टर का नाम? Sir, हिसाब किताब. Yes. sir. चैप्टर का नाम Yes, sir. फिर मैं Okay, sir. चला कितनी खर्च करते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट हो गई और जो बची कुची रह गई वो आ गई मेरे पास में। बात समझ में आती है? एक्चुअली हिसाब किताब करना है, Yes. है ना? चलो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1, ठीक है? अच्छे लेवल तक लेके चलेंगे अपन इसको, ठीक है? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे और आंसर दोगे, सपोर्ट अटेम्प्ट करोगे, भले 4 क्वेश्चन करे बट अटेम्प्ट करके करोगे। इमेजिन करो कि मेरे पास में एक सरफेस है और मेरे पास में यहाँ पे एक पार्टिकल है और वर्क एनर्जी पावर सी करोगे, ठीक है? मेरे पास पर पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई है और कहा गया है कि मैंने इस पे एक फोर्स लगा दिया, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स। बात समझ आती है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्स इज हियर एज, ये जो फोर्स है ये मेरे पास में मैंने ले लिया 10√2 न्यूटन। कितना ले लिया? 10√2 Newton. 45 डिग्री दिया गया और कहा गया कि इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज इक्वल टू 20 kg। बात समझ आ रही है? दैट इज इक्वल टू 20 kg. 20 kg, है ना? 20 kg मास इसका। आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल रीचेस हियर। जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी फाइनल, प्रोवाइडेड द गैप बिटवीन देम इज 10 मीटर। फाइंड आउट, आंसर निकालो इसका। आंसर निकालो। हो गया. सर हो गया. क्या आंसर है? आंसर बोल दो, आप चैट पे लिखो। हमारे लिए चैट नहीं है सर. तो बोल दो। √10 मीटर पर Sir, √10 meter per second. Sir, √10 meter per second. हो सकता है, देखते हैं Yes, sir. √10 meter per second. मीटर. किसके साथ हैंडल करो। √10 आ रहा है? यस सर. यस सर। Yes, sir. देखो, बाकी जिनका नहीं है वो देखो एक बार सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, एक बार मेथड सीख गए तो काम बन जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, जो फोर्स है F, ये F फोर्स क्या कर रहा होगा? इसे आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी धकेल रहा है? यस सर.
Yes, सर sir. दो कंपोनेंट Yes, sir. इसका अगर एफबीडी बनाते हैं तो फोर्स जो लगा इसके ऊपर वो तो लगा यहाँ से 10√2 विच इज एट एन एंगल 45 डिग्री। ये होगा। Yes, yes, sir. यस सर Yes, sir. मुझे बता 10√2 के कितने कंपोनेंट होंगे? एक तो इधर होगा, एक ऊपर की तरफ होगा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. होगा कितना होगा? तो मुझे बता जो 100%। हॉरिजॉन्टल वाली 10√2 cos 45 है, मैं पीछे की अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ इसलिए आंसर तो एक लाइन में आ जाता है 10√2 cos 45। और यहाँ क्या आएगा 10√2 Sin 45. साइन 45 cos 45 की जो वैल्यू होती है ये 1/√2 होती है, तो 1/√2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। Yes. Yes, sir. यस सर इन द सिमिलर वे sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो √2 से √2 भी कट गया। ठीक है, तो यानी कि Yes. इसको ऊपर की तरफ 10 न्यूटन खींच रहा है और आगे की तरफ भी 10 न्यूटन खींच रहा है। अब मैंने क्या कहा कि इसको नीचे इसका mg खींच रहा होगा, mg 200 न्यूटन, क्योंकि मास का 20 यस kg है सर और g Yes. की वैल्यू प्लस होती है तो 200 न्यूटन आ गया। तो ऊपर की तरफ इसे एक नॉर्मल भी तो मिला होगा जमीन से, क्योंकि ये जमीन के अंदर जाना चाहता है, बट जमीन इसे देखो हार्ड सरफेस है तो यहाँ से अंदर जाने देगी नहीं। Yes, sir. तो क्या करें नॉर्मल, तो ऊपर से जो नॉर्मल है क्या वो 200 - 10 के बराबर आ जाएगा? सो 190 आएगा नॉर्मल Yes, sir. यस सर वर्टिकल डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में डब्बा जो है मेरा वो रेस्ट पे है, इस डायरेक्शन तो मूव ही नहीं कर रहा है, सरफेस पे जमीन पे रखा हुआ है ना भाई। Yes. तो इस केस में इसका नॉर्मल जो है वो 190 न्यूटन आया। मैं सारे फोर्सेस काउंट करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल, याद रखना। सर नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल वो फोर्स होता है, नॉर्मल बेसिकली कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉर्मल क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स होता है। तो कांटेक्ट फोर्स के 5 टुकड़े होते हैं हमारे पास में। एक होता है मस्कुलर, एक होता है स्प्रिंग, एक होता है टेंशन रस्सी के अंदर वाला, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अभी फिलहाल नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन था नहीं, यस सर। रस्सी है नहीं, मसल्स है नहीं, स्प्रिंग है नहीं, तो बचा क्या? नॉर्मल रह गया। ओके सर। तो ये फोर्स हो गया। तो नॉर्मल वो फोर्स है जो एक्चुअली आपका वेट बताता है, जो हम वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं ना, वो आपका वेट जो बताता है, दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ओके सर। है ना। इसको बेसिकली रिएक्शन फोर्स बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? हाँ रिएक्शन फोर्स पता था। दिस इज नॉट इक्वल टू एक्शन रिएक्शन वाला, दिस इज अलग रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये 190 अगर हमारे पास में आ चुका है नॉर्मल की वैल्यू वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है फोर्स? बैलेंस है कि अनबैलेंस है? देखिए बताओ। Sir, unbalanced. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनबैलेंस है। जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये इसको 10 मीटर तक खींच के ले गया कि नहीं ले गया? यस यस। पूरी जर्नी में हमें टोटल वर्क डन लिखना है। मैंने बात की टोटल वर्क डन, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है, ये याद रखना। हिसाब किताब की बात चल रही है यहाँ पे, हमेशा याद रखो क्या लिखोगे, इसको ओपन करना होता है। तो इसकी इक्वेशन पूरी ओपन होकर क्या होती है? टोटल चेंज इन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस टोटल वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय इंटरनल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इक्वल के फाइनल माइनस Initial. होता है। ये सारा चेंज होता है, सारा का सारा वर्क डन चेंज के अंदर ही आता है। ठीक है, चेंज छोटे छोटे चेंज इन वर्क डन होती है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे सूडो फोर्स है नहीं, क्योंकि हम तो इसको ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं भाई। मैं तो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ इसको। यस सर। Yes. इनर्शिया फ्रेम है तो सूडो फोर्स का वर्क डन तो 0 हो गया। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन आ रहा है? 10 न्यूटन आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यस Yes. सर। Yes. एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Yes. Yes. चलो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो इसका वर्क डन कितना होगा मुझे बताओ? इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Yes. Yes. 100. इनटू cos थीटा। मुझे बताओ ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? Zero. 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 देखो ये फोर्स भी इधर है 10 न्यूटन और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का दैट इज आल्सो इन द सेम डायरेक्शन 10 मीटर और ये 10 न्यूटन का फोर्स है। तो मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है? 0 डिग्री। यस सर। Yes. मैंने cos ऑफ 0 डिग्री प्लस ये इंटरनल फोर्स है नहीं तो ये भी 0 हो गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन है नहीं 0 हो गया। कंजर्वेटिव में ग्रेविटी है, ग्रेविटी और नॉर्मल दोनों थे, ये नॉर्मल भी था और नीचे ग्रेविटी भी थी। Cancel यहाँ हो पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल में वर्क डन बाय नॉर्मल भी लिखना था हमें और यहाँ पे वर्क डन बाय mg भी आना था। अब सवाल आता है कि मुझे बताओ नॉर्मल अगर मैं एपीडी बनाता हूँ यहाँ पे, फिर से हर बार नहीं बनाना बट मैं अंडरस्टैंडिंग समझा रहा हूँ। मान लो मास m था, इसको नीचे की तरफ mg खींच रहा है और ऊपर की तरफ इसे नॉर्मल लग रहा है और जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा है और पार्टिकल मेरा डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में हो रहा है। ये चीज समझ में आ रही है? Yes. तो नॉर्मल है, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है क्या वो 90 डिग्री है? Yes. इसका मतलब तो 0 हो गया। Yes sir. तो मैंने जो mg लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट फिर आगे की तरफ, इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है। ये वैल्यू 0 नहीं हो गई।
मैं सारे फोर्सेस इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि जब अच्छे क्वेश्चन आएंगे ना हायर लेवल के, उनमें तुम्हें सारी चीजें काउंट करनी पड़ेगी, तुम कुछ भी छोड़ोगे तो गड़बड़ होगी। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई सब? And we have Yes, provided that the initial velocity of the block is 0. That means its initial kinetic energy will also be 0. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. क्या क्या रह गया, खाली ये वाला बच गया और ये k फाइनल बच गया। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ? ये 10 × 10 100 cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 100 इक्वल टू k फाइनल। k फाइनल क्या होता है? हाफ ऑफ मास 20 × v²। ये 10 आ गया, देखो 10 से 10 कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? √10 आ रही है। √10. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन बहुत आसान एक लाइन में हो जाता है, लेकिन हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग बिठानी है दिमाग में। क्लियर हुआ ये? जो Yes. बच्चे लिखने में Yes, बिलीव करते हैं वो समझने Yes, में बाद में भी लेना टाइम मिलेगा, रिकॉर्डिंग से भी देख के लिख सकते हो बाद में, बट अभी पहले समझ लो क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल सॉल्व करो डायरेक्टली। ठीक है, Okay. Okay, sir. एक क्वेश्चन और तो करके बताओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो, यहाँ पे मेरे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है। ठीक है, इसका आंसर मुझे 3 सेकंड में 10 सेकंड में चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया है दैट इज इक्वल टू 10 √2 न्यूटन ले लो। इट इज एक्टिंग एट एन एंगल 45 डिग्री एंड वी आर हैविंग अनदर फोर्स here in the negative direction. It is equal to 20 newton and we are also having a force which is equal to 30 newton in the horizontal direction toward the right. ठीक है, अभी जो ब्लॉक है मेरे पास में, ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. yes, sir. मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का दिया गया है। ठीक है, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया और कहा गया है कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, प्रोवाइडेड इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज √10 मीटर पर सेकंड। सॉल्व। √10 नहीं, 2 मीटर पर सेकंड ले लो, फाइंड आउट, सीधे आंसर निकालना। Sir, आ गया. Sir, आ गया. Yes, sir, आ गया. क्या आंसर है? Sir, हो गया. आंसर बोलो। Sir, √42 meter per. Sir, Root root 44. पता Sir, root 44. Yes, sir. Sir, √44. Sir, √44. किस किस का आया था √44? आधा सिंगल का है पहले। Sir, मेरा भी आ Yes, गया. sir. मेरा है. आगे तुम्हें डाउट भेजे थे क्या? सर आगे Yes, सर sir. √44. आज क्लियर कर लेंगे Sir, आ डाउट। गया. आ गया. Okay, yes, sir. sir. √4. और किस किस का आ गया आंसर? ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। मेरा आ गया. Yes. Yeah. Sir, आगे. जिनका आता जा रहा है वो हैंड रेज करते चले जाना। सर आ गया। बाकी लोग भी ट्राई करें। तुम्हारे एनटीएससी की जो टेस्ट 3 है ना, Yes, sir. वो बदल गया. Yes, sir. उसकी डेट चेंज हो गई. Yes, sir. उसकी डेट चेंज हो गई. टेस्ट 2 हो गया क्या तुम्हारा? टेस्ट 2 तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब से एक काम करूँगा, तुम्हारा टेस्ट ही कंडक्ट करवाया करूँगा। सर √44 है आंसर. आगे? √44 है. हाँ. देखो, वही टोटल वर्क डन
इक्वल टू चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। Yes. वर्क डन कौन करेगा, एक तो 30 करेगा, Yes, इसका sir. 10 वाला करेगा, इसका 20 वाला करेगा, ये करेगा। Yes, sir. Yes, sir. मैंने Yes, टोटल वर्क डन लिखा है, तो क्या हम टोटल फोर्स भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट भी तो कर सकते हैं। Yes. Yes, sir. एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ कि जो 10√2 है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर की तरफ होगा 10 न्यूटन और एक ऊपर की तरफ होगा 10 न्यूटन। तो इसका तो वर्क डन 0 हो जाएगा, नीचे mg लगेगा, इसका भी वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो मुझे बताओ राइट साइड नेट फोर्स 40 न्यूटन लग रहा है, पीछे की तरफ 20 लग रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या मेरा नेट फोर्स जो है वो 20 न्यूटन लग रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल वर्क डन किसका होगा, 20 न्यूटन का ही होगा। तो 20 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, 10, तो कितना 100, 200। 200. 200. ये वर्क डन हमारी किसके बराबर होगा, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हाफ ऑफ मास, Yes, sir. Joule. मास कितना है 10 Sir, इंटू 10. v स्क्वायर Yes. माइनस हाफ ऑफ मास 10 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 4। होगा कि नहीं होगा, ये एक 0 से 0 कट गया, Yes. ये 2 इधर आ जाएगा तो 40 आ जाएगा, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4। तो ये 44 आ गया v स्क्वायर की वैल्यू। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया, Sir, 200 joule नहीं होगी? Yes. क्या 200 joule. सर 10√2 को न्यूटन को डिवाइड कैसे किया ये बता दीजिए। क्या चीज, पूरा 10 के साथ अभी फोर्स एफ है, ये एंगल अगर मैंने थीटा मान लिया तो थीटा की तरफ इसके दो कंपोनेंट आएंगे ना, एक तो एफ कॉस थीटा आ जाता है और एक ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा आता है ना। तो cos 45 थी तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती सर है ये और तो हम लोग वो उससे भी निकाल सकते हैं ना, लॉज ऑफ मोशन से, लॉज ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन से। को हाँ क्वेश्चन को नहीं, हाँ फाइनल वेलोसिटी जो है आंसर, वो हम लोग इक्वेशन तो ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, बट कई बार क्या होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। बट अगर मान लो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तुम्हें क्या पता कि रास्ते में कैसा एक्सेलरेशन क्या है, तब क्या करोगे। नहीं ठीक है तब Sir, आपने जहाँ पे work done total लिखा है वहाँ पे 200 joule आना चाहिए शायद. ये वाला बोल रहा, अच्छा ये लो, अरे क्या यार तुम भी, इतना तो पता है ही तुम्हें। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करो। कोलिजन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। पहला आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, बात समझ में आ रही है। Yes. यस Yes, sir. ये चीज समझ में आती है, Yes. ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे अब, ठीक है। कॉन्सेप्ट सुनो, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास में एक सरफेस है और यहाँ पे मेरे पास में एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, जिसका मास लेट्स सपोज m1 की वैल्यू 2 kg दी गई, कितनी दी गई है 2 kg 2 kg. 2 और kg मैंने कहा कि यहाँ पे एक और ब्लॉक रखा है मेरे पास में जिसका मास मेरे पास में m2 दिया गया है एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज 4 kg, बात समझ में आती है। यस Yes, sir. यस बोला गया जो पिछले Yes, वाला sir. बॉक्स है, पीछे वाला जो बॉक्स है, इट इज मूविंग विद एन वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, बात समझ में आती है। यस Yes, Yes. sir. यस अच्छा, और बोला गया है कि ये जो आगे वाला ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी जो है ये 2 मीटर पर सेकंड। यस Yes, sir. यस बोला गया है कि आफ्टर कोलिजन बोथ ब्लॉक स्टिक्स चिपक जाते हैं, बात समझ में आ रही है। स्टिक्स टुगेदर Yes. and move with common velocity, find out that velocity. 3 meter. Sir, 3. 3 मीटर पर सेकंड Sir, 3 meter per second. 3 मीटर हो जाने दो, 3 मीटर लिखूंगा नहीं अगली बार से मैं इंग्लिश में। चलो मोमेंटम कंजर्वेशन आता है सबको करना कि नहीं आता है। यस सर Yes, sir. ठीक
देखो जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले कभी तो वो सुने अभी, उनको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो पुराने हैं ये तो आंसर दे ही रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में पहले ही डेटा दिखते हुए कैलकुलेशन चल गई थी। लास्ट ईयर तक इनका हाल भी ऐसा था जैसा तुम्हारा हाल है, समझ रहे हो? इसको ले लो। चलो ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं उसे बाहर रखिए आप। चलो ये चीज समझ में आ रही है? अब कॉन्सेप्ट समझो, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट समझे। मुझे बताओ कि इसकी वेलोसिटी, पीछे वाले की जो वेलोसिटी है वो आगे वाले से कम है कि ज्यादा है? 2 kg की वेलोसिटी पीछे वाले से ज्यादा है कि कम है? केजी की ज्यादा है। ज्यादा ना भाई, वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है 2 मीटर पर सेकंड से? यस यस सर। तो ऑब्वियस बात है कि ये धीरे 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 इसके पास जाएगा और इससे चिपक जाएगा। Yes, sir. इसी फाइनल सिचुएशन में हम जो बॉक्स देखेंगे, फाइनल सिचुएशन में बॉक्स जो होंगे वो कुछ ऐसे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये इधर आ जाएगा और ये बॉक्स इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes. और मुझे बताओ कि ये दोनों ब्लॉक चिपक गए, तो चिपकने के बाद में मैंने क्या बोला कि भाई ये दोनों ब्लॉक रिजिड बॉडीज हैं। यस सर। रिजिड बॉडी तो दोनों के सारे पॉइंट्स बराबर बराबर स्पीड से चलेंगे कि नहीं चलेंगे? दोनों एक सिंगल बॉडी बन जाएगी। Yes, sir. यस सर। तो इनकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कॉमन वेलोसिटी मैंने मान ली। मान सकता हूँ ना? यस Yes, सर। यस सर। आंसर तो इससे भी आ सकता था, जरा देखो। एनर्जी कंजर्वेशन कर दूं इसके अंदर? पहले देखें सब लोग, एनर्जी कंजर्वेशन कर दूं? कर सकते हैं क्या? सुनो एनर्जी कंजर्वेशन से देखो आंसर क्या आएगा। मैंने बोला कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर, m1v1 स्क्वायर, ये मान सकता हूँ, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेकंड ब्लॉक हाफ ऑफ m2v2 स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा? हाफ ऑफ टोटल सम ऑफ मास m1 प्लस m2, फाइनल मास तो यही हो जाएगा ना चिपक जाएंगे तो। yes, और yes, वेलोसिटी v, तो Yes, sir. यहाँ से v की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। जरा देखो आंसर क्या आ रहा है। हाफ ऑफ पहले वाले का मास कितना था मुझे बताएं जरा। 2 kg 2 kg इनटू v1 कितना था उसका? 5 Yes. 25 प्लस हाफ ऑफ मास कितना था? यस सर। 4 इनटू 2 कितना था? 2 मीटर पर 2 मीटर पर इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल मास कितना आ गया यहाँ पे? 6 kg आ गया 6 इनटू यस सर। अच्छा देखो जरा यहाँ से हाफ से हाफ इधर कॉमन आके कैंसिल आउट हो गए। ये 2 इंटू 25 50 प्लस 16 66 हो गया। yes, sir. यस सर। और ये इधर 6 आ गया तो 6v स्क्वायर। तो मुझे बता कि 11 आ गया, तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? √11 मीटर पर सेकंड आ रही है। यस सर। यस तो एक मिनट सुन लो, ये एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने आंसर निकाला। किसी के दिमाग में अगर आया कि एनर्जी कंजर्वेशन भी तो लगा सकते थे सर, एनर्जी तो इनिशियल और फाइनल की कंजर्व रहनी चाहिए थी कि नहीं रहनी चाहिए थी? यस सर। एनर्जी कंजर्वेशन आ गया। अब सवाल आया कि किसी ने मोमेंटम से आंसर निकाला, जैसे जिन बच्चों ने 3 बोला है जो भी बोला वो मोमेंटम कंजर्वेशन से किया। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। V2. यस सर। m1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? 2। इनकी वेलोसिटी कितनी है? 5 प्लस m2 की वैल्यू 4 है, इसकी वेलोसिटी तुम्हारे पास में 2 है, इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 है, इसका फाइनल वेलोसिटी v है, m2 की मास 4 है, इसकी फाइनल वेलोसिटी v है। दोनों कॉमन से चल रहे थे। यस सर। यस यस सर। सर। 10 और ये 8, 10 और 8 18 हो गया, और ये कितना आ गया? 6 भी आ गया, तो v यहाँ से 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सब लोग सोच के बताएंगे कि दोनों में आंसर सेम आया कि अलग अलग आया? अलग अलग अलग। तो दोनों में क्या गलती है? मुझे XR1 वाले चुप रहेंगे, XR2 वाले चुप रहेंगे, 9W1 वाले बताएंगे, और जो XW2 के ये बताएंगे, क्योंकि इनको मैंने लास्ट में पढ़ाया नहीं था, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या रीजन है। सोच के बताओ जरा, मुझे रीजन समझाओ। शाश्वत, मानसी, वंशिका, सोचो रीजन क्या है कि क्यों आंसर अलग अलग आया और क्यों गलती आई है? सर लीनियर मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है ये तो श्योर है। अच्छा, और एनर्जी भी कंजर्व होती है। एनर्जी तो एनर्जी एनर्जी ने थोड़ी कुछ बिगाड़ा हमारा। हाँ आइसोलेटेड सिस्टम है ना। बताओ फिर। ऐसे तो नहीं कोई कि √11 की वैल्यू राउंड ऑफ करके 3 पॉइंट में आएगी इस वजह से। 3 से तो ज्यादा है, ये तो फैक्ट है। 9 हाँ का 3 से, होता है, √11 की वैल्यू ऑब्वियस है। हाँ 3 से ज्यादा है, लेकिन मतलब
3.3 या 3.4 कुछ आनी चाहिए। सोचो जरा क्या हो। मानसी बताओ। सर गैस करूं? गैस नहीं, लॉजिक बताओ मुझे। गैस करने वाली जीवन नहीं है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर हम आगे की चीजें पढ़ रहे हैं तो क्या हमें बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि प्लेन जो है ना, जो प्लेन जमीन पे जितना तेज भागता है उतनी ऊंची उड़ान भरता है। ये जान के चलो, क्योंकि रनवे पे मोमेंटम हासिल करता है, उसके ऊपर एयर का थ्रस्ट जनरेट होता है और वो उड़ता है अच्छे से। जो कम रनवे पे उड़ते हैं वही ज्यादा एक्सीडेंट होकर गिरते हैं। तो मुझे बताओ कि जमीन पे कौन कौन रहता है तुम में से, मैं जानना चाहता हूँ आज कि कॉन्सेप्ट में क्या गलती है। अच्छा सही वाला कौन सा, पहले ये बताएं मुझे सब लोग। सर मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम वाला। मुझे ये बताओ कि गलत क्यों, ऊपर वाला क्यों गलत है? ऊपर एनर्जी भी तो कंजर्व रहती है। सर आई थिंक कोलिजन के टाइम पे एनर्जी लॉस होएगी, तो शायद इसलिए वो हम कंजर्व नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस सर। लेकिन सर Yes, यहाँ sir. पर तो वेलोसिटी बढ़ गई ना, सर कुछ ऊपर में तो एनर्जी कंजर्वेशन से तो हीट और साउंड में निकलती है तो दिस Yes, इज द sir, वो रीजन, Yes, दिस इज sir. द रीजन। जब दो चीजें टकराती है, मान लो मेरे दो हाथ यहीं आके चल रहे थे ऐसे करके और ये टकराए ऐसे करके, तो मुझे बताओ जब टकराए होंगे तो इनके बीच में हीट एनर्जी निकली होगी। सर और साउंड यस और सर। साउंड भी। Yes, sir. लॉस हुआ होगा। यस सर हमें पता नहीं। Yes, sir. एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. बात समझ में आती है? तो वो जो एनर्जी लॉस हुई है ना, वो हीट और साउंड की फॉर्म में चली गई, आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये थोड़ी कहा गया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब हीट साउंड को भी तो टोटली बोलते हैं मिला के। यस सर। इसलिए याद रखो कि डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन आप नहीं कर सकते हो। आप हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व करोगे, देन। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब अगर मान लो इसी में कोई सवाल पूछ ले कि कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो क्या करोगे भाई? फाइनल मास हाफ ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं, वही एनर्जी लॉस हुआ होगा। Sir, √11 minus 3 कर दें. हाँ नहीं, वो तो वेलोसिटी है। हाफ ऑफ मास कितना है? 6 इंटू वी स्क्वायर, जो पहले था √11 का स्क्वायर 11 माइनस हाफ ऑफ 6 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9। बात समझ में आ रही है? तो हाफ ऑफ 6 इंटू 2 टाइम्स ये जो एनर्जी 6 जूल जो एनर्जी है ना, वो रिलीज हो गई है हीट के फॉर्मेट में। बात समझ में आएगी नहीं आई? Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको ये? हाँ या ना? Yes, सर ये sir. लास्ट में जो बताया वो नहीं समझ आया। ये बेटा हीट लॉस हो गया ना, एनर्जी लॉस हो गया। ये लॉस एनर्जी निकाली, क्यों निकाली लॉस एनर्जी? कि भाई मैंने तो यहाँ पे पहले ऐसा कोलिजन माना कि जहाँ पे एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही, तो मैंने उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। सर और फिर बाद में मैंने जो मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाली थी, इसकी वेलोसिटी निकाली, तो इसके कारण एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। तो इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, एक्चुअली इतनी होनी चाहिए थी पर रही इतनी, तो जो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वही तो हीट में लॉस हुआ होगा। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यहाँ पे कोलिजन जो था ना, कोलिजन जो था वो इन इलास्टिक कोलिजन है, दोनों चिपक गए तो भाई कहीं कुछ तो एनर्जी शेप डिफॉर्म हो गई होगी। जो आपको नहीं पता है, दो बॉल टकराती है, बॉल पिचक जाती है ना एक तरफ से। यस सर। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? हाँ सर। यस चलो अगला सवाल। चलिए चले, फ्रिक्शन पता है सबको क्या होता है? यस सर। Yes. फ्रिक्शन जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल होता है। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? यस सर। म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है। चलो अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास में एक ब्लॉक है जिसका मास है 990 ग्राम। कितना ग्राम? 990 ग्राम। और यहाँ पे मेरे पास में एक बुलेट है जिसका मास है मेरे पास में 10 ग्राम। ठीक है, ये बुलेट और इस बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इट इज गिवन टू यू इज
10 नहीं, इसकी 200 मीटर पर सेकंड ले लो। 200 मीटर ज़्यादा हो गई है, उड़ गई है। 50 ले लो, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. अब बोला गया है फोर्स कि की वो सीजीएस यूनिट क्या होती है? किसकी? फोर्स की डाइन। डाइन। Nine. याद है ना सबको? Sir. क्या हुआ Yes, था? sir. यस सर। Sir, 1/10 की पावर 5 न्यूटन. पता है ना सबको क्या हो गया था उस दिन? Yes, sir. चलो, अब मैंने बोला कि आगे की सरफेस जो है ये रफ है। कैसी सरफेस है ये? Rough. यहाँ पे Rough. 0.2 दी गई है। कितनी दी गई है? 0.2। क्लियर है? 0.2। डन। और Yes. अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सरफेस है ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है ना। ये 5 मीटर 50 मीटर पर सेकंड से 10 ग्राम की बुलेट जाती है और ये बॉक्स से टकराती है। बॉक्स का मास 990 ग्राम है और ये बॉक्स टकरा के चलता है। तो मुझे बताओ कि ये रफ सरफेस पे कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑन रफ सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर रेस्ट, रुकने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? फाइंड आउट। सर बॉक्स के बाद जो सरफेस है वो पूरी रफ है या थोड़ा सा स्मूथ भी है? थोड़ा सा स्मूथ भी है। यहाँ तक स्मूथ है, ये स्मूथ है, फिर रफ चालू होगा। क्लियर है? होल्ड करो। आया आंसर किसी का? Sir, एक मिनट. सर बुलेट पार करके निकल गई बॉक्स को? एम्बेड हो गई, एम्बेड। एम्बेड हो गई, ठीक है। एम्बेड का मतलब समझते हो? यस। यस सर। यस और सर। धस गई। तो बुलेट स्पीड क्या दी है? मेरा आंसर आ गया sir. 50 मीटर पर सेकंड दिए बुलेट की वेलोसिटी। कितना आंसर आ रहा है? Sir, 1/16 मीटर. हो सकता है। थोड़ा अच्छा आंसर लाने के लिए वैल्यू बदलू क्या थोड़ी सी? Yes. थोड़ा अच्छा आंसर लाने के लिए चलो वैल्यू थोड़ी सी बदल देता हूँ। नहीं 50 सर, यही छोड़ दीजिए। नहीं सर, अभी कर रहे हैं सर, ऐसा मत करो। सर हैं? छोड़ यही दो। छोड़ दीजिए। ठीक है, करो फिर। मेरा क्या जा रहा है? करो। वेरी गुड, करो, दिमाग लगाओ। Sir, 6.5 सेंटीमीटर. हो सकता है। Yes, yes. सबसे पहले क्या करोगे? सर बॉक्स की कंबाइंड वेलोसिटी सर कंबाइंड वेलोसिटी मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम कंजर्वेशन सर। मुझे बताओ कि पहले मोमेंटम कंसिडर करोगे तो पहले वाले का मास कितना है? 10 ग्राम, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, केजी में आ गया 0.01. 50। ये पहले वाले का मोमेंटम हो गया, प्लस बॉक्स का मोमेंटम 0 हो गया क्योंकि इसकी इनिशियल Yes. वेलोसिटी 0 वो रेस्ट पे ही है।
यस फाइनली क्या हो जाएगा, ये बॉक्स जब पूरा का पूरा ऐसा हो जाएगा तो इस बॉक्स का मास 1 kg बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि 990 ग्राम और 10 ग्राम 1 kg यस सर 1 kg। तो 1 इंटू इनकी फाइनल वेलोसिटी v जो कि कॉमन से चल रहा है, बात समझ में आ रही है, जो कि कॉमन वेलोसिटी से चल रहा है, क्लियर है। तो ये कितना आ गया मुझे, तो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 5/10 0.5 0.5 मीटर पर सेकंड 0.5 मीटर पर सेकंड आ गई कि नहीं आ गई। यस सर ये तो यस आता सर यस सर अब मुझे बताओ कि जैसे ये बॉक्स रफ सरफेस पे आ जाएगा, जैसे स्टार्टिंग होगी रफ सरफेस पे, मुझे बताओ कि इस बॉक्स को नीचे की तरफ mg खींचेगा विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन 1 kg मास है, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारे पास में कितनी आ गई, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई। यस और अगर ये ब्लॉक राइट साइड अगर भागने की कोशिश कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड, तो मुझे बताओ कि इसे पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर की तरफ बताओ। यस सर यस सर यस सर फ्रिक्शन तो हमें पता है म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, तो म्यू की वैल्यू आपकी जो आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू 10 न्यूटन, तो क्या ये 2 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। यस यस सर सर यस चलो सर अब मुझे क्या बोला गया, कंडीशन ऐसी है कि एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे पीछे की तरफ तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बात समझ में आ रही है, और आगे की तरफ इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड। यस सर इसके Yes. कारण पार्टिकल रफ सरफेस पे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और फाइनली रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा, यस यस सर रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा बताओ। यस सर यस सर ये मैंने एस सर एक मान बार लिया, रिपीट करेंगे। कहाँ से, सर ये फ्रिक्शनल फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल होता है, हाँ पढ़ा है ये नहीं पढ़ा, हाँ ठीक। अच्छा ये मुझे लगा 4 न्यूटन आपने लिख रहा है, ठीक है म्यू टाइम्स नॉर्मल है, 2 ठीक। न्यूटन ना, ठीक। ये म्यू इंटू नॉर्मल है, म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन थी इंटू 10, तो ये 2 न्यूटन बन गया है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन है विच इज एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, यस सर तो 2 न्यूटन लग रहा है। तो मुझे बताओ यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाता हूँ तो मुझे बताओ कि 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट तो आगे की तरफ हो रहा है इधर, तो ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो इनका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट एस मान लिया, और ये किसके बराबर है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनली तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल में के फाइनल 0 हो गया, तो मुझे बताइए माइनस ऑफ के इनिशियल विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास कितना है 1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 0.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0.25, यस सर 0.5 का तो स्क्वायर कर दिया ना हमने, हाँ हाँ ये चीज समझ में आ रही है। तो अब देखो माइनस ने माइनस को मार दिया, 2 से 2 इधर चला गया, अच्छा 2 को नीचे ले आओ, एस निकालना ना, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 डिवाइडेड बाई 4, जो भी आंसर है यही आंसर है। 1/16 मीटर ये समझ में आया कि नहीं आया सबको, आ गया यस सर यस सर तो ध्यान रखना होता है कि चीजों को अप्लाई कैसे करना, क्लियर है। यस यस सर जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें, इसे काम आएगा। कुछ लग रहा है कि कुछ नया आ रहा है क्वेश्चन, ये सब सुना सुना ऐसे लग रहे हैं, सुनो सुना सुना लग रहा है। कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिया आपने 2-3, यस बाकी सर सुने नहीं। अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करोगे तुम लोग अपने एनटीएससी के मॉड्यूल से, वर्क एनर्जी पावर के और एचसी वर्मा के, ठीक है। ओके सर ओके सर ओके सर सर एस वर्मा हो गई, यस सर इसकी सर एनटीएससी भी हो गई इसकी हो गई, सर एनटीएससी भी हो गई, सर मेरी हो गई एचसी वर्मा वर्क एनर्जी पावर सर की मेरी कर, भी हो गई। यस अरे सर मेरी सर आपने लास्ट ही करवा दी थी सर मेरी किंशु वाले नाम कौन है, किंशु सर शताब आपने करवाई थी। मैंने करवाई थी, तुमने की कि नहीं की वो पूछ रहा हूँ तो। इंसिया हाँ सर आपने तो दी थी पूरी करने की। पूरी कर ली, एक भी क्वेश्चन में डाउट असाइनमेंट नहीं दिया है। था यस सर नहीं आपने सर, दिया था आपने सारे सॉल्व करवा दिए थे जब आकाश आया था। नहीं तो आए थे तो अभी आते करने सॉल्व, हाँ सारे यस सर हाँ सर अच्छा सारे तो नहीं सर, सारे नहीं मतलब जो आपके नहीं मतलब जो अपने लेवल के हैं नहीं, जितने तुम्हारे लेवल के वो सारे आते हैं, पूछ लूं। यस यस सर चलो अभी सवाल करेंगे, ये सब लोगों ने लिख लिया ना। यस अगला सर सर हाँ सर वो आपसे कल ग्रेविटेशनल फील्ड वाला क्वेश्चन पूछा था। ग्रेविटेशनल फील्ड तो कंजर्वेटिव होती है ना,
ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होती है तो वो तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन करके बताओ, मुझे बोला गया कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट सी है, इस सी तक जाने के लिए हमने दो रास्ते अपनाए, मैंने एक रास्ता तो ये वाला अपना लिया और फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, बी तक गया पहले और ए से बी पे आया। और एक डायगोनल भी तो हो सकता है। तो कैसे भी हो सकता है, मेरी मर्जी, कहीं भी ले जाऊँ। यस सर। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? आपने कराया था सर, इसका आंसर 5 जूल होगा शायद। चुप रहे, 5 जूल होगा, मैं डेटा बदल रहा हूँ अभी, जबरदस्ती 6 पे जा रहा आंसर। देखो लोगों को खुशी कितनी होती है कि किंचुक का नंबर आया ना तो लोग खुश हो जाते हैं कि इसका नंबर आने दो एक बार। ये 2 जूल है ना, ये बोला गया कि 3 जूल है, ठीक है, और बोला गया यहाँ से इस रास्ते से घूमकर एक बार लेकर आया मैं इसे, और द फोर्स मूविंग दिस ब्लॉक फ्रॉम ए टू सी, दिस होल प्रोसेस इज डूइंग अंडर द फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। कौन से के अंदर आ रहा है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फील्ड में। तो मुझे बताओ कि ए से सी वाले रास्ते में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, बताओ बताओ, ए से सी आने में कितना वर्क डन होगा? किंचु बता नहीं रहा आंसर। FGH। क्या आंसर है किंचु किसका? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बता दोगे? क्वेश्चन बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसे मुझे ए से सी पे मूव करवाना है, ठीक है, ए से सी पे मूव कराना है, पहले मैं इसे ए से बी पे लेकर गया 2 जूल का वर्क डन हुआ, फिर बी से सी लेकर गया तो 3 जूल का वर्क डन हो गया, और दूसरी बार में मैं सीधे ए से सी ले आया। सर वो परपेंडिकुलर है सर ए बी और बी सी। सर एक बार ट्राई करूं क्या? सर आंसर रूट 13 है। सर रूट 13 जूल होना चाहिए। यस सर, मेरा भी वही आ रहा है। रूट 13 आ रहा है सर, क्योंकि देखिए मतलब वर्क तो फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट डिपेंड करता है ना। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ तो हम लोग वेक्टर के लॉ लगा रहे हो, उसमें ऐड कर रहे हो, तो ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर। सर बट उसमें कैलकुलेट करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट यूज होता है ना। गुस्सा मार दूंगा तुम लोग को, सबको गुस्सा मार सर आपने तो वर्क डन ही दे दिया है कि ए टू बी वर्क डन दे लिया है 2 जूल और 3 जूल। तो हमें तो पता है कि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव पाथ में, वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स का वो हमेशा डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। यस चाहे वो किसी भी रास्ते से आए, तो हर रास्ते का जो वर्क डन होगा वो हमेशा बराबर ही आएगा। तो अगर भाई यहाँ से यहाँ आके यहाँ आने के बाद में टोटल वर्क डन 5 जूल है, तो चाहे वो ए से सी आ जाओ, चाहे यहाँ से घूम कर आ जाओ, चाहे यहाँ से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, हमेशा क्या रहेगा? 5 जूल। 5 जूल। वर्क डन तो 5 ही जूल आना था इसका हमेशा, चाहे किसी भी रास्ते चले जाओ। कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है ना कौन सा वाला है। डिस्प्लेसमेंट 3 बार बोला तो था कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, लिखा तो है ही कंजर्वेटिव। ओके सर कंजर्वेटिव लिखा तो मैंने। यस। बाकी सबको समझ में आया? कंजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन हम दोबारा रिगेन कर सकते हैं। लास्ट टाइम पे पढ़ाया था मैंने, लास्ट क्लास में, जिनका वर्क डन दोबारा रिगेन कर सकते हैं। तो उनमें से कौन कौन होते हैं? एक तो ग्रेविटी होता है, एक स्प्रिंग होता है कि नहीं होता? इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है। अच्छा हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक ले लो, एक्चुअली होता नहीं है ये। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस फिर चाहे किसी भी रास्ते जाओगे तो आंसर आ जाएगा ना भाई। यस एक क्वेश्चन और बताओ ऐसे ही गिवन होगा दैट कंजर्वेटिव फील्ड है तब ना। ऑब्वियस। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 जूल दिया गया और बोला गया है कि ऐसे करके बी से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे करके ये पॉइंट है डी पॉइंट पे मैं ऐसे आया और डी से फिर सी पे गया। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस कहानी समझ में आती है? यस सर। बार सीधे ए से डी पे आया, ठीक है, ये देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या करना है। ए से बी तक का जो वर्क डन है वो आपके पास 2 जूल दिया गया है। ए से डी तक का जो वर्क डन है वो आपके इसमें 10 जूल दिया गया है। और बोला गया है कि ए से सी तक का जो वर्क डन है, ए से सी तक का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू 20 जूल्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ये टेट्राहेड्रल शेप बन गई ना? हाँ यस सर। पढ़ा केमिस्ट्री में? कभी नहीं सुना टेट्राहेड्रल? नहीं सुना है वो। सुना है। सुना है। क्यों थी टेट्राहेड्रल? सर इसमें क्या फाइंड करना? हाँ अभी बता रहा हूँ आपको। निकालना है कि वर्क डन अलोंग BD माइनस वर्क डन अलोंग DC,
इनका सब्ट्रैक्शन निकाल दो। इनिशियल पॉइंट आपका ए है और आपका फाइनल पॉइंट सी है। सर क्या निकालना है? BD माइनस DC। हाँ, BD माइनस DC का वर्क डन। जिनको टेट्राहेड्रल शेप नहीं आती बनानी, सुना है कि टेट्राहेड्रल कभी सुना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में? सर 2 जूल आएगा। 2 जूल आ रहा है सर। पता नहीं आंसर क्या आ सर रहा 2 जूल आ रहा है। सुना है। सर -2 जूल सर माइनस आ रहा है। सर Yes, 8 sir, जूल -2 जूल आ रहा है। सर -2 जूल। पता नहीं भाई क्या आंसर है। फील्ड दी है। ये कंजर्वेटिव फील्ड है। 2 जूल ही आ रहा है। हाँ, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो फिर -2 जूल। -2 जूल। यस सर -2 ही आ रहा है। यस सर। देखते जरा कैसे, देखो सृष्टि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हुआ है? सर ये क्वेश्चन नहीं आया। ये क्वेश्चन नहीं है। कंजर्वेटिव में याद रखो कि जो आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो पाथ होता है, ये डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन हमेशा इसी पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। जो फाइनल पोजीशन होगी आपकी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मुझे बताओ फाइनल वर्क डन तो आपका 20 जूल ही आना हमेशा। यस यस सर। आप किसी भी रास्ते से ले आओ, अब हिसाब किताब करना है। अगर मैं ए से डी पे आया पहले और फिर डी से सी पे गया, तो AD प्लस DC जो होगा वो 20 के बराबर आएगा। यस सर। मान लो कि मैंने DC वाला वर्क डन Y मान लिया और ये वर्क डन मैंने X मान लिया, B से D। तो पहले मैं ADC का वर्क डन लिख लेता हूँ, ADC वाले बात का। सर वो तो 10 हो जाएगा भाई। A से D आ जाता हूँ, तो A से D पे आने में मेरे पास में 10 जूल आएगा वर्क डन, प्लस Y जूल जो होगा ये 20 जूल के बराबर होना चाहिए, पहली क्वेश्चन। यस सर। नारायण सर मतलब कि 8 से C हम लोग लाएंगे कैसे किसी भी पाथ से, वो 20 जूल ही लगेगा है ना? 20 जूल ही लगेगा भाई, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। हाँ ठीक है। यस हाँ, सर। समझ में आ रहा बेटा क्या किया है? सिद्धांत समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलो, ये सृष्टि नारायण को समझ में आया क्या किया मैंने? ये 10 प्लस Y = 20। यस सर। भाई मेरा पाथ जो था वो पहले A से D था और D से सीधा C था। इस पाथ के लिए ये वाली इक्वेशन बन गई। अब मैंने बोला कि भाई मैंने मान लिया कि मेरा पाथ, मान लो कि A से पहले B गया, B से फिर D गया, D से फिर C गया। बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। ये चीज़ समझ में आती है नहीं आती है? बोलो भाई। यस सर। चलो, अगर ये चीज समझ में आती है तो मुझे बताओ कि A से B आने में कितना वर्क डन हुआ? 2 जूल, प्लस B से D जाने में X जूल, D से C जाने में Y जूल, और किसके बराबर आ रहा है? 20। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए ना एक दूसरे के, क्योंकि दोनों तरफ ही 20 जूल चाहिए। तो मुझे बताओ कि 10 प्लस Y विल बी इक्वल टू 2 प्लस X प्लस Y। ये X प्लस Y तो कट ही गया, कटा है कि नहीं कटा? नहीं कटा। ये Y से Y कट गया, तो Y X कटा। मुझे बताओ कि 8 जूल आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। X की वैल्यू 8 जूल आ गई। यस अब सर। X की वैल्यू 8 जूल है तो इस X की वैल्यू को उठा के कहीं भी डाल दो। कहाँ डाल दोगे? इसी में डाल दो। 2 में। X प्लस 2 10 हो जाएगा 20 में से। तो मुझे बताओ कि 2 प्लस 8 प्लस Y इक्वल टू 20 जूल। तो मुझे बताओ Y की वैल्यू क्या 10 जूल आ गई? 10 यस सर। यस सर। आपको कौन सा निकालना था? X माइनस Y निकालना था क्या? BD माइनस DC। X माइनस Y निकालना था, तो इट इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इक्वल टू -2 जूल आ गई। यस और सब समझ में आया कि नहीं आया? ये तो बहुत बेसिक Yes, डेफिनेशन है, पर डेफिनेशन पे भी कॉन्सेप्ट घुमा देते हैं तोते उड़ाने वाले। सर मैंने सर दूसरे तरीके से किया था। ऐसे भी कर सकते हो, 2-3 तरीके हो सकते हैं करने के लिए। तो आप ये सर कर जैसे सकते सर हैं 2 प्लस X को 10 के बराबर कर दिया होगा। यस सर, हाँ ये सही है। वो भी सही है। तो ये है तो कंजर्वेटिव भी। अगर मान लो कि मैं C को अभी फॉर द टाइम बिंग भूल ही जाऊं, मैं A से लेकर सीधे सीधे D तक का ये ट्रायंगल ऑब्जर्व कर लूं खाली, तो इस ट्रायंगल में मुझे बताओ कि 2 प्लस X की वैल्यू सीधे सीधे 10 के बराबर आएगी। तो X तो सीधे ही 8 जूल आ गया। यस सर। यस और सर। X 8 आया तो मुझे बताओ कि A से B, B से D, D से C। तो मुझे बताओ कि 2 प्लस X की वैल्यू 8 प्लस Y इक्वल टू 20 आ गया। सर ये Yes, लेकिन वेक्टर एडिशन का लॉ हो गया ना? नहीं जी, ये स्केलर है बेटा, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन स्केलर होता है, दिस इज नॉट अ वेक्टर एडिशन लॉ। मतलब कि आपने जो ट्रायंगल लॉ लगाया वो तो फिर कहाँ लगाया वेक्टर ट्रायंगल लॉ? ये ABD में ट्रायंगल लॉ ट्रायंगल लॉ नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में ट्रायंगल लॉ लगता है, वेक्टर वेक्टर का लगता है ट्रायंगल लॉ। सर अरे फिर ये नहीं निकाल लगेगा वही लीजिए तो। दूसरा जो अभी निकाला ऊपर में। ये हाँ मुझे ट्रायंगल समझ में नहीं है ये मुझे। 10 हो गया ना, ये 10 हो गया तो y की वैल्यू तुम्हारे पास में सीधे सीधे यहाँ से 10 आ गई दोबारा। और x माइनस वाई निकालना था आपको, तो 8 माइनस 10 कर देना तो -2 जूल आ जाएगा।
अरे x कैसे आया? एक्स कैसे आया? मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा दिया भाई, पहले वो ट्रायंगल देख लिया। तुम्हारे लिए पोजीशन सी वाली फाइनल थी, बट मैंने बोला कि मान लो कि मैंने इसी ट्रायंगल को देखा, सिर्फ इस वाले रास्ते को, ये ए से बी आया और मैंने मान लिया कि मेरा डी पॉइंट फाइनल पॉइंट है, मैंने मान लिया फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो दो एरो जा रहे हैं ना, ये दोनों एरो देखो, एक एरो यहाँ जा रहा है और एक एरो यहाँ जा रहा है। यस सर। ये डी पे आके रुक रहा है और ये वाला भी डी पे आके रुक रहा है। यस सर। तो ये वाला जो पाथ है, ये पाथ इनके लिए डिस्प्लेसमेंट बन गया ना। हाँ। डिस्प्लेसमेंट हो चाहे कुछ भी हो, चाहे ये रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी होता तो भी वर्क डन तो डी 10 के बराबर ही आता, चाहे किसी भी रास्ते से आते। ओके। यस यही तो कहना चाह रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल। ओके सर। ओके समझ सर। में आया कि नहीं आया सबको? बताओ। यस सर। चलो जी, तो यहाँ तक अगर समझ में आ गए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब थोड़ा सा पेंडुलम वाले क्वेश्चन पे आ जाए। यस सर। कॉन्सेप्ट नहीं, पेंडुलम नहीं, अभी थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन करते हैं एक दो, ठीक है। रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर, सर बाइक वाला। बाइक वाला, ये हाँ वही वही है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक मेरे पास में बॉक्स है जिसका मास है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बात समझ आती है। प्रोवाइडेड हियर h is 3r where r is the radius of this सर्कल। सर्कुलर ट्रैक, बात समझ आती है। सारी Yes, का स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है मतलब। अब मैंने बोला कि अगर मैंने डब्बे को यहाँ से रिलीज किया, क्या किया, इसे छोड़ दिया। किया, तो मुझे बताओ कि ये डब्बा जब इधर सीधे इस सरफेस के जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली, ये ग्रीन वाली सरफेस, ये इसे एक नॉर्मल देगी नीचे की तरफ। सर वो निकाल yes, फाइंड आउट किस नॉर्मल, ये नॉर्मल निकाल दो। शायद mg होगा। निकालो, आंसर निकालो, सॉल्व करके बताओ मुझे। शाश्वत क्या हुआ? लिख के कर, लिख के कर। यस सर। भगवान को याद मत कर, इसमें खुद के दिमाग को याद कर, सब होगा न्यूमेरिकल। बाकी सब लोग भी करें। इस बार के एनटीसी टेस्ट में मुझे सर ये एनटीएससी का क्वेश्चन है सर, एनटीएससी वाली बुक का क्वेश्चन है। हाँ जी, वैसा से ये डेटा तो बदला है थोड़ा सा। निकालो, बाकी सब निकालो। शानवी सोचो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हिसाब किताब करो। अभी तक जितना करा है वो समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस पिछले वाले? हाँ आ गए। यस उन सर। क्वेश्चंस के टाइप के अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। चलो तो ये वाला मैं सिखा दूंगा। तुम लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट लो, जब तक सोचो जरा कि क्या नया आ गया जीवन में, पता नहीं कहाँ बवाल में फंस गए हैं। ऐसा फील हो रहा है क्या? नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पुराने हैं इन लोगों ने तो पिछले साल भी चीजें पढ़ी हैं, इसीलिए लोग आंसर दे पा रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी। कैलकुलेट कर लिया mg है। इनकी आंसर आ रहा है। mg आ रहा है, mg आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। हाँ ठीक है, mg। हिसाब किताब लगाओ, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है अभी इसके पास? सृष्टि में हिंट दे रहा हूँ, लिखती जाओ। अब क्या हो गया? लड़ लो आपस में, लड़ लो, फोड़ दो सर एक दूसरे का। चलो मुझे बताओ जरा, इधर अभी इस पॉइंट पे जहाँ पे बक्सा इनिशियल लेवल पे, वहां पे कौन सी एनर्जी, मुझे सृष्टि बताएगी। पोटेंशियल सृष्टि नारायण, एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी सृष्टि वहां पे? कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मुझे बताओ। जो उसमें क्या कहते हैं, जब वो रेस्ट पे होती है तो वो जो होती है उनके एनर्जी कितनी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है, क्या फॉर्मूला होता है? mg है। mgh लिखो जरा कॉपी में, आ तो रहा है, सही आ रहा है, क्या दिक्कत है? m दिया हुआ है, g यस पता ही होता है, g की वैल्यू g लिखे रहने दो, पर h कितना, कितनी हाइट पे है ये ग्राउंड से? 3r। लिखो जरा mgr।
यस सर। और जब ये बक्सा जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल निकालने के लिए बोला गया है उस पॉइंट पे इस पे कौन कौन सी एनर्जी होगी मुझे बताओ। जब ये बक्सा यहाँ पहुंचा, मैं इधर बात कर रहा हूँ, जब ये बक्सा यहाँ पे पहुंचा तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है। क्या ये वहाँ पे रेस्ट पे कि आगे भी चल रहा होगा? चल रहा होगा आगे। क्योंकि वेलोसिटी तो होगी भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो सेम लेवल पे वेलोसिटी 0 होगी, बट ये तो नीचे ही है ना लेवल। यस सर। यस तो यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होंगी। यस सर। काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने स्पीड वहाँ पे v मान ली, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे? स्पीड v मान ली। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सृष्टि? हाफ mv²। तो यही तो हो गई काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। और मुझे बताओ यहाँ पे Yes. पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड से कितनी हाइट पे है ये? R R 2R 2R। तो वहां पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम कितना हुआ ये बताओ? mgh प्लस हाफ mv²। h की वैल्यू कितनी है? 2r है। वैल्यू Yes. सब्स्टिट्यूट। भाई देखो मैं यहाँ पे हिसाब किताब कर रहा हूँ, देखना यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे भी समझ में आ जाएगा। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एनर्जी जो थी वो एनर्जी इस पॉइंट के बराबर ही रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रफनेस है नहीं, कहीं पे भी कोई लॉस हुआ नहीं अभी तक। नो सर। एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड इस केस में। तो मुझे बताओ कि इधर जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है? mg इंटू एच की वैल्यू 3r है। 3R। इस वाली एनर्जी के बराबर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर मान ली है, प्लस वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg इंटू 2r है। यस। 2r इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे खाली खाली mgr बच जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हो गया सर। यस सर। आ गया सर। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई। अब मुझे वहाँ पे नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? बॉक्स को एफबीडी बना देते हैं, डब्बे को सर ऑब्जर्व क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, इसका एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये बक्सा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ जब ये डब्बा उल्टा होगा तो यहाँ पे इसको ग्रेविटी तो नीचे की तरफ खींचेगी mg, यस सर। और सरफेस इससे ऊपर की तरफ है तो वो सरफेस इससे नीचे की तरफ धकेलेगी एक नॉर्मल से, वही निकालना है। सर स्यूडो फोर्स भी। और साथ साथ जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा तो मुझे बताओ कि इसका एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। यस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। वी स्क्वायर जो इसकी स्पीड होती है इस समय की, वो अपॉन रेडियस आर। यहाँ पे रेडियस आर ले लो, चाहे सूडो फोर्स से कर लो चाहे नॉन इनर्शियल से। मैं इनर्शियल फ्रेम से कर रहा हूँ फिलहाल, ये सेंटर है तो इसका जो रेडियस होगा वी स्क्वायर बाई आर, हमेशा रेडियस आएगा। अगर मान लो कि एल होता तो इसका वी स्क्वायर बाई एल हो जाती है वाली वैल्यू। बात समझ में आ रही है? सर एल मतलब क्या? जब भी एक पार्टिकल किसी भी कर्व्ड पाथ पे चल रहा होगा ना तो उसके सेंटर के पास, जब भी पार्टिकल मान लो यहाँ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, इसकी जो भी स्पीड होगी इस स्पीड के रेस्पेक्ट में ये सेंटर रेडियस होगा। यस सर। तो हमेशा इसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके सर। मैंने यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर है, यहाँ पे एक्सेलरेशन। तो मुझे यस सर। नेट फोर्स नीचे की तरफ भी आ रहा है ना, नॉर्मल प्लस mg। यस सर। और ये दोनों फोर्स है जो इसके अंदर ये एक्सेलरेशन जनरेट कर रहे होंगे। यस सर। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये तो कहता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस सर यस सर। न्यूटन का नेट फोर्स कितना है? नॉर्मल प्लस mg की वैल्यू। क्या ये मास इनटू एक्सेलरेशन कितना था? वी स्क्वायर बाई आर था। यस सर यस सर। अच्छा यहाँ पे mv स्क्वायर दिख रहा है, क्यों ना मैं इस r को हटा दूं और r नीचे ले जाऊं? ठीक है यस सर। अच्छा mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू क्या 2 mg के बराबर आ गई? 2 इधर ले जाऊंगा तो यस सर तो मुझे बताइए इसकी पूरे की जगह मैं सीधे सीधे 2 mg लिख सकता हूँ इधर, और यहाँ पे नॉर्मल प्लस mg आ गया। यस सर तो नॉर्मल की Yes, वैल्यू यहाँ से sir. कितनी आ गई? सीधे सीधे mg आ गई, कितनी आ गई? सर ये आपने सर v ये एंड स्क्वायर वाला बाई आर स्टेप की नहीं जगह समझ g आया। सब्स्टिट्यूट किया। क्या कह रहे हो? v स्क्वायर बाई आर की जगह आपने 2g कैसे सब्स्टिट्यूट किया? 2g कहाँ किया है? 2 mg किया है भाई। वी स्क्वायर बाई आर तो एक्सेलरेशन है। हाँ। मेरा नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? नॉर्मल प्लस mg है ना, इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर हो गया। सर अब मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली इक्वेशन में mgr लिखा था और यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिखा था। मैंने इस r को यहाँ से हटाया और r को मैं नीचे ले आया यहाँ पे, और 2 को पकड़ के मैं यहाँ ले आया तो 2 mg बन गया ना mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू। तो इक्वेशन रीअरेंज नहीं कर पा रहे हो? mv स्क्वायर बाई आर को इधर ले गया तो उधर की तरफ 2 mg आ गया ना बेटा। समझ गया सर।
सर एक बार जो इसका M को डायग्राम काट बना वो बता दीजिए। बताता हूँ। देखो हम बात कर रहे हैं कि मान लो ये मेरे पास में एक सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरे पास में एक बॉक्स है ऐसे करके जिसका मास m है। तो मुझे बताओ जब ये पार्टिकल इधर चल रहा होगा तो इसकी स्पीड v होगी यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो इसे नीचे की तरफ तो ग्रेविटी खींच ही रही होगी ना mg। यस सर। यस सर। और ऊपर सरफेस है तो ये सरफेस इसे यहाँ पे नीचे की तरफ धकेलेगी एक नॉर्मल से। और नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहे हैं टुवर्ड द सेंटर की तरफ। तो ये लोग क्या करेंगे कि सेंटर की तरफ इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट करेंगे विच इज ऑलवेज भी इक्वल टू v स्क्वायर बाय r होता है। ओके। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नॉर्मल प्लस mg की वैल्यू क्या mv स्क्वायर बाय r हो गई। हाँ। तो यही तो बन गया। अब मैंने mv स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ली थी, एनर्जी कंजर्वेशन वाली जो इक्वेशन लिखी थी ये वाली। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। यस सर। शाश्वत को आया, समझ में नहीं आया? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। ये वैसे ही सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया, मास m है और कहा गया कि इसकी जो हाइट है ये इट इज इक्वल टू 5r, ठीक है। और बोला गया है कि ये सेंटर है, इसका रेडियस r है। जब ये बॉक्स यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पे इसका नॉर्मल बता दो कितना होगा। हाँ तो मैं अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी, पिछले वाले का आंसर mgr था। mg तो मेरा r भी r एक बार दिखा दो। r कैसे आएगा, mv स्क्वायर बाय r हट जाएगा ना। तुमने यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू डाली थी। यस सर, मैंने 2gr लिख दिया है। हाँ वो तुमने पहले भी गलती की हुई है, वो गलती तुम बार बार करती हो। सर उस पोजीशन पे पहुंच के ऑब्जेक्ट की हाइट तो 2r हो जाएगी ना? अब वो तुम्हें बताना, मुझे नहीं पता अब क्या है। हाँ है वो रेडियस के अपोजिट ही। हाँ फिर ठीक है। निकालो इसका आंसर निकालो जरा। और इस टाइप के क्वेश्चन मॉड्यूल में बहुत सारे हैं, कर लेना। सर जो ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है m मास का, उसकी वेलोसिटी 0 है तब। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे, है। यहाँ 0 है। तो इसका आंसर 5 mg आ रहा है। 5 mg आ रहा है। यस सर 5 mg आ रहा है। यस सर 5 mg। यस सर 5 mg आ रहा है। यस सर सेम 5 mg। सो 5 mg। तो 5 mg आ रहा है। पता नहीं मुझे, तुम लोग बताओ क्या है। बाकी सभी ट्राई करें जो नए बच्चे आ रहे हैं। शाश्वत आया आंसर? यस सर सर आ गया। युवराज 3 mg आ रहा है। सिद्धांत का कितना आ रहा आंसर? 3 mg। यस देखते हैं, सर मेरा भी 5 mg आ रहा है। आ सकता है। 5 mg है सर। सिद्धांत एक बार फिर से ट्राई मेरा भी 5 mg आ रहा है। सर 5 mg। आ रहा है। मानसी आया आंसर कि नहीं आया? अभी 5 mg सर आ आ रहा है। गया। सर 5 mg आ रहा है। सिंगल जी आ गया आंसर। चलो वैभव क्या आंसर आ रहा है? 5 आ रहा है सर, 5 mg। आया पक्का, आया कि नहीं आया? हाँ पक्का है। दिखा। अब छोटा सा लिखा है सर, बहुत छोटा सा, वो मैं दिखेगा भी नहीं आप। दिखा तो दे, मुझे पता नहीं इधर चल जाता। पीछे में लिखा हुआ, रफ में किया है अभी तो। वैभव बहुत यकीन मान कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे हर बच्चे का पता चल जाता मुझे कि कौन क्या कर रहा है। सर पीछे में लिखा है देखिए। कॉपी को बेचेगा क्या, बड़ा बड़ा होके बेचने के इरादे में क्या कॉपी को? नहीं सर, तो फिर सर अभी रफ में कर रहा हूँ, फिर इसको फेयर में रफ करूँगा। में क्या होता है, रफ क्या होता है भाई इसमें? सब एक ही चीज होती है, रफ क्या होता है? फोल्ड और रफ में
हाँ भाई, आया आंसर? यस यस सर। मेहुल क्या आंसर आ रहा है? सर मेरा 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। चलो देखो इधर, एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। इनिशियल एनर्जी 5 mg था, यस सर। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे Yes, इसके sir. पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों रह जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 2 mg 2 mgr. 2 mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ये मेरे पास में 3 mgr इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर आया। तो इसमें v स्क्वायर बाय r इक्वल टू 6g। तो मुझे बताओ कि ये r को मैं नीचे ले जाऊं और 2 को इधर ले जाऊं ऊपर, तो इधर क्या 6 mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r आ mv जाएगा। स्क्वायर बाय r m से m कट जाए। Yes, ठीक है, sir. now, अब मैं यहाँ पे इसका एफबीडी बनाता हूँ। तो एफबीडी अगर बनाया तो नीचे की तरफ इसे mg खींच रहा होगा, नीचे की तरफ नॉर्मल, इसके कारण इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आएगा विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। नॉर्मल प्लस mg की वैल्यू जो आएगी ये m इंटू वी स्क्वायर बाई r हो जाएगी। यस सर। तो नॉर्मल प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बार की वैल्यू इतनी है 6 mg आ जाएगी। तो 5 mg हो जाएगा। मैंने mg के साथ hb लगा दिया, पता नहीं। इंशा तुम्हारी सहेली मिल गई है मुझे, जो कुंभ के मेले में बिछड़ गई थी, समझ रही हो? चलो सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए कैसे। देखो ये एफबीडी बनाया बेटा, हमने क्या किया कि ये मेरे पास में कर्व सरफेस था, है ना? युवराज समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व क्या किया कि बॉक्स जब आगे जाना चाह रहा था तो ये सरफेस इससे कंटिन्यूअस कांटेक्ट में थी। यस तो ग्रेविटी तो इसे नीचे खींच रही थी और उस सरफेस भी इसे नीचे की तरफ धकेलना चाह रही थी नॉर्मल। बात समझते हो? यस सर। ये जो नॉर्मल और mg दोनों मिलकर इसको एक एक्सेलरेशन दे देंगे विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। सर ये हमेशा यही रहता है क्या? v स्क्वायर हमेशा ये रहता है v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू यही होती है हमेशा, ये फार्मूला v स्क्वायर बाय r, ठीक है? यस सर। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नॉर्मल प्लस mg हो गया, और ये किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? v स्क्वायर बाय r है ना? v स्क्वायर बाय r। तो आगे सॉल्व भी किया है तो सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? यस यस सर। Yes, sir. बताओगे? यस सर। Yes, sir. करो जरा, देखते किस किस का। ये लिख लो, लिखना चाहते हो तो बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेना। चलो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? लिख तो बाद में भी सकते हो। सुनो, अब सुनो सवाल, अभी रिकॉर्डिंग में इसकी अभी भेज दूंगा आधे घंटे में। इसका आंसर निकालना, जिसका सही आएगा उसको चॉकलेट। बात समझ रहे हो? यस सर। बोला गया कि हाइट आपको दी गई है 4r, यहाँ पे ब्लॉक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है? और बोला गया है कि ये ब्लॉक जब यहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है एंगल? 90 डिग्री इस बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना आ रहा है? नेट फोर्स फाइंड आउट। नेट फोर्स की डायरेक्ट नेट फोर्स की वैल्यू बताओ। चलो मान जाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा दिमाग चल रहा है, सोए नहीं हो। सर मास नहीं है कुछ? वहां से एम ले लो यार, एम ले लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता, जब नहीं मिलता तो एम ले लिया करो। सर पाथ सर्कुलर है। हाँ बिल्कुल सर्कुलर पाथ ही है। सर मेरा आंसर आ गया। क्या आंसर आ रहा है? सर 7 mg। 7 mg आ रहा है, पता नहीं। सर मेरा 6 mg आ रहा है। सर मेरा 7 mg आ रहा है। पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, हमका कुछ नहीं पता है। सर 12 mg। पता नहीं, मुझे आंसर ही नहीं पता। मैं तो तुमसे बड़ा डफर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आता होता सर तो 6 mg आ रहा है।
सर 6 mg है 6 mg 7 mg सर 6 mg पता नहीं भाई, पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या आंसर है। शदाब कैमरा ऑन करके बैठा के शदाब, अभी मत कहना कि डेटा खत्म हो गया सर। हैं शदाब कैमरा क्यों बंद कर रखा है? सर जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वो सेंटर ही है ना? सेंटर पे बनता है 90 डिग्री तो हमेशा रेडियस का। हाँ। शदाब कैमरा बंद करके क्यों बैठता है? सर अब मैंने 6 mg आ रहा है। हर क्लास में ये कहता है कि डेटा खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया। सर वही तो दिक्कत है, डेटा खत्म हो जाता है, 1.5 GB मिलता है रोज को। तो मेरे को फोन कर लिया अगर मैं कर दूंगा रिचार्ज। ठीक है सर। बता देना जब डेटा खत्म हो जाएगा ना, जिस टाइम पे मुझे बता देना, मैं रिचार्ज कर दूंगा तेरा। बात समझ में आ रही है? पर तेरा Yes, कैमरा sir. बंद हुआ ना फिर उसके बाद में कभी भी तो तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, याद रखना। ये हाँ सर ठीक है। बहाने बना दो तो हर चीज के। अभी सुबह तो डेटा खत्म नहीं हुआ था ना? नहीं सर नहीं हुआ था। अभी क्यों बनता फिर कैमरा, ये बता। सर अभी इसलिए बनता क्योंकि बाकी क्लासेस करके उसके लिए सेव कर रहा था। ओ माय गॉड, दिस काइंड ऑफ सेविंग हर्ट मी। पता नहीं शाम की क्लास में ऐसा क्या पढ़ा देंगे तो अभी नहीं पढ़ा पा रहे हम, जिसमें तू शक्ल दिखा देगा और तीर मार देगा। सर अगली क्लास है ना, इस क्लास में 900 MB यूज हो जाएगा अगर अभी कैमरा ऑन कर दूंगा तो। अच्छा, और अगली क्लास में क्या होगा? सर अगली क्लास में मतलब उतना उसके अंदर भी कैमरा ऑन करना होता है, फिर उसके अंदर नेट यूजेज हो जाएगा और फिर सर फिर तो खत्म ही हो जाएगा, शाम की क्लास तो मिल पाएगी। रिचार्ज करवा दूंगा तेरा। चल ठीक है कर। ठीक है सर। चलो बताओ भैया इसका आंसर। किसी का नहीं आया आंसर, सबके सब गोलीबाजी कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे पहले स्पीड निकाल लेता हूँ। 6 mg आया 6 mg आया 7 mg आया। सेम सर रूट 7 भी हो सकता है सर। माइट बी आंसर। सर रूट 7 mg आ रहा है सर मेरा तो। रूट 7 माइट बी एन आंसर। देखते हैं। देखो यहाँ पे स्पीड भी मान ली, तो मुझे बताओ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो mg × 4r थी। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगी, तो पोटेंशियल कितनी है यहाँ पे? mgr प्लस हाफ ऑफ m × v स्क्वायर, यही है। यस सर यस सर। mgr आ गया तो 3mgr = हाफ ऑफ m v स्क्वायर आ रहा। यस सर यहाँ से mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू क्या 6 mg आ रही है। यस सर mg आ रही है, तो यानी कि अब मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ। तो ये कर्व इस तरफ है और मेरा जो बॉक्स है वो इस तरफ ऐसे रखा हुआ है। गौर से देख लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स इधर लगा है। मुझे बताओ कि सेंटर यहाँ की तरफ है इसका, तो ये रेडियस r होगा। यस सर। यस सर। जो होगा वो v स्क्वायर बाई r होगा। यस यस सर। सर। तो नहीं होगा v स्क्वायर बाई r? यस सर। यस हाँ कि ना? तो मुझे बताओ कि राइट में दीवार है तो दीवार इसको लेफ्ट में नॉर्मल से धकेलेगी। यस सर। यस सर। mg कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। नीचे की तरफ। लगेगा। सर नीचे। तो मुझे बताओ कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू क्या सीधे सीधे mv स्क्वायर बाई r के बराबर आ रही है, क्योंकि नॉर्मली इकलौता फोर्स है जो सेंटर की तरफ यस जा रहा है। सर। यस सर तो एक नॉर्मली तो है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। सर ये कैसा है? नॉर्मल एमजी कर रहा है। ये कैसे है? mg तो नीचे लग रहा है, वो तो Yes, सेंटर की तरफ sir. है। सेंटर की तरफ एक्सेलरेट तो वही कर सकता है जो खुद सेंटर की तरफ लग रहा होगा। भाई सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वही फोर्स जनरेट करेगा जो खुद सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg तो नीचे लग रहा है, तो नॉर्मली तो लगेगा यहाँ पे। यस सर। तो नॉर्मली तो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा सीधे सीधे। मुझे बताओ कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? mv स्क्वायर बाई r की वैल्यू 6 mg है, तो नॉर्मल क्या 6 mg आ गया। यस सर। यस सर। और तुम्हारे कॉन्टैक्ट या जो ग्रेविटी वाला है वो नीचे की तरफ mg आ रहा था, यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल था। तो मैंने तो तुमसे नेट फोर्स पूछा ना, नेट फोर्स का रिजल्टेंट होगा हाँ कि सर रूट 7 में ही होगा। रूट 7 कैसे हो गए, ज्यादा हो गया। तो देखो जरा, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ये रिजल्टेंट इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, नॉर्मल और इसके mg के बीच का। यस सर। इनका रिजल्टेंट रूट ओवर a स्क्वायर, यानी कि mg का होल स्क्वायर प्लस 6 mg का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? रूट 37 mg आ गया। सर ये लास्ट स्टेप बताना। वेक्टर सम किया है, वेक्टर सम। भाई एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर ही आएगा ना। यस सर। तो रिजल्टेंट
निकालते हैं रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा याद रखो, ये होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये प्रूफ होता है, where थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ये वाला, ये पूरा एंगल। और ए और बी क्या होते हैं? वो दो फोर्स। कुछ भी फोर्स हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, वेलोसिटीज हो सकते हैं, एनी वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स, बट दे मस्ट बी हैविंग सेम यूनिट्स। क्योंकि वेलोसिटी में हम एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, वेलोसिटी में मैं स्पीड नहीं ऐड कर, वो टाइम में ऐड नहीं कर सकता हूँ। समझ में आ रही बात? ओके सर। आंसर कितना आ गया यहाँ पे? √37। 2ab cos थीटा है ना वो? बाकी सबको समझ में आया कि नहीं? आंसर है 6 mg जी। यस सर। नॉर्मल 6 mg कैसे हुआ? नॉर्मल बेटा देख, सेंटर की तरफ था, ये कर्वेचर था, तो नॉर्मल यहाँ लग रहा था। यस सर। और नॉर्मली वो फोर्स था जो सेंटर की तरफ इसे धकेल रहा था। यस सर। तो वही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा v²/r। यस सर। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना। तो नॉर्मल कितना है? नॉर्मली एफ नेट, तो मास की वैल्यू m थी और एक्सीलरेशन v²/r था। तो v²/r की वैल्यू 6 mg थी ना, अपनी अभी निकाली थी हमने। हाँ समझ आ गया। छापो। सर नॉर्मल की वैल्यू निकालने में मतलब mg का कोई रोल नहीं था? क्यों रोल होगा भाई? mg तो लग ही नहीं रहा डायरेक्शन में। मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ? ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, एनालिसिस पता चल जाए कि एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। समझ में आया कि नहीं? मुझे एक डाउट है सर, इस क्वेश्चन से नहीं, बट मेरे को एक डाउट है। वर्मा में ना सर जो डेरिवेशंस थी उसमें उन्होंने एक बोला था दैट सर वेक्टर रेजोल्यूशन की डेरिवेशन में कि आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर लिए थे सर। डायरेक्शन होती है बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप, वो डायरेक्शन लेते हैं। जैसे अज्यूम कि मेरे पास में अगर ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है ना, और ये मेरे पास में जी एक्सिस है। तो उन्होंने क्या बोलते हैं कि एक्स एक्सिस को हमेशा आई कैप मानते हैं, इसको हम जे कैप मानते हैं और इसको हम के कैप मानते हैं हमेशा। सर उन्होंने बोला ये यूनिट, उसके यूनिट के यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर मैंने लिखवाया था ना लास्ट ईयर, अगर मान लो ए वेक्टर है मेरे पास में, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जो सिर्फ डायरेक्शन देता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कैसे लिखते हैं? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके सर। अगर वेक्टर में से मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो बचेगी क्या? खाली डायरेक्शन सर। यस सर। इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, बिकॉज दिस होल सिस्टम इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड 1 व्हिच इज अनअल्टर्ड इन द इक्वेशन। ओके सर, थैंक यू सर। समझ में आया सबको? सर आखिर में रिजल्टेंट कैसा आया समझ नहीं आया। ये रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है? सदा √a² + b² होता है। अब मान लीजिए mg इधर लग रहा है और इधर मेरे पास में 6 mg लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेगा? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो √a², इसका स्क्वायर ले ले, 6 का mg का स्क्वायर 36 mg हो जाएगा, प्लस mg का स्क्वायर mg² हो जाएगा। तो mg² अगर कॉमन लेगा तो बाहर की तरफ mg आ जाएगा और अंदर की तरफ क्या बचेगा? 36 + 1, क्योंकि cos थीटा आपने से 2ab भी लगा रखा है, 2ab cos थीटा। अरे तो cos 90 कितना होता है? ओ हाँ हाँ हाँ। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। एक डाउट ये भी कहानी। इसमें सर। सर ये ट्वाइस ऑफ AB का cos 90 से क्या रिलेशन है? वो प्रूफ होता, प्रूफ के अंदर आता है बेटा, ये वेक्टर एडिशन लॉ था। मैं इसलिए जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अभी हमारा। सर हाँ जी। सर आपने बोला था वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। तो सर अगर 6 mg वाले वेक्टर को नीचे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर दे तो वो रिजल्टेंट वेक्टर और ये दो वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल बन जाएगा। बिल्कुल 6 mg। तो सर इसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लग सकता? तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही तो लगाया मैंने, तुमने तो इसमें स्केलर एडिशन कर दिया, तुमने तो इसे कंजर्वेटिव फोर्स बना दिया है। वो वर्क डन ऐड कर रहे थे हम। नहीं ओके सर दिख गया सर। यस सर। हाँ वो वर्क डन का था, ये तो वेक्टर लग गया अब। यस सर। चलो समझ में आया सबको अच्छे से? यस सर। जाओ मजे करो। थैंक यू सर। अभी थोड़ी देर में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये सारा लेक्चर रिवाइज कर लेना। Thank you, sir. और HC वर्मा सुन लो, काम सुन लो। HC वर्मा लेवल 2 एंड अपने मॉड्यूल के लेवल 1 लेवल 2 तो सारे कर लेना। मेरे सर डाउट क्लास होगी?
सर लेवल 2 Physics में की। एफिशिएंसी की क्वेश्चंस हैं। तुम रुक जाओ, क्या कह रहे हो? सर लेवल 2 में सर एफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं, वो मोटर वाले। हाँ, सॉरी जिनके पंप डाउट वाले। जो जिनके डाउट है वो रुक जाओ, बाकी सब चले जाओ, और जिनको सुनने हैं डाउट्स के वैल्यू सुननी है तो वो सुनते चले जाओ, सुन के सीख लो। सर चलो आज बस। डाउट क्लास होगी फिजिक्स की आज 4 बजे, तो फिर अरे अभी ले तो रहा हूँ डाउट क्लास, अभी तो डाउट ले रहा हूँ। सर वो जैसे 15 मिनट्स के लिए होगा, फिर तो दूसरी क्लास है। सर और भी कह रहा हूँ ना 15 मिनट के लिए कैसे होगा, अभी तो आधा घंटा है ना, 12:30 से तुम्हारी अगली क्लास तो। सर सवा 15 से 12:15 से 12:15 के टाइम टेबल में क्या होता है? 12:15 ही है to 1:45। 12:15 में कोई नहीं, 15 मिनट तो लो, 15 मिनट में तो सारे बता दूंगा। आद्य बताओ तुम्हारे डाउट क्या कहते हैं? यस सर। सर एक तो था 4 pendulums PQRS are suspended from the same। उसमें क्या होता है कि रेजोनेंस होता है उसके अंदर। मान लो अगर एक PQ है, वो तुम्हारे सिलेबस के बाहर का है, ये Q है, ये R है तुम्हारे पास में, और ये S मान लो, ऐसे करके बात समझ आ रही है? तो उन्होंने क्वेश्चन में आधा डेटा दिया है। एक्चुअली एनटीएस वाले क्या है ना कि निकम्मे है, उन्होंने डेटा आधा दिया है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया नहीं कि ऊपर की जो सरफेस है ना ये रबर की है, इलास्टिक सरफेस होना जरूरी है, वरना ट्रांसफर नहीं होता है। होता क्या है, ये वाइब्रेट करता है पेंडुलम, तो इसके वाइब्रेशन के कारण यहाँ भी वाइब्रेशन होता है और ये रेजोनेंस करता है। तो रेजोनेंस करता है तो जिनकी लेंथ सेम होती है ना, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होता है? ओके सर। रेजोनेंस तुम्हारे काम का आर है होगा नहीं। इसका। सर क्या एक आर सर होगा। और बता दो। टाइम पीरियड जो होता है वो 2π√L/g होता है ना भाई। यस सर। तो टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी होती है, यस सर। तो वाइब्रेशन पे होता है तो वो आर पे जाता है। अभी फिलहाल जाओ मत इस पे, रेजोनेंस तुम्हारा होगा ही नहीं, तुम सॉल्व अभी, ये तुम्हारे सिलेबस का था भी नहीं, और वैसे भी क्वेश्चन अधूरा ही है, इसको सर रटाओ। जेई में आया था ये। सर एक और था डाउट। हाँ बोल दो। पहले आद्या के डाउट खत्म करते हैं, फिर तुम्हारे भी ले लेते हैं। आद्या सर बोलो। फिर एक वर्क एनर्जी पावर का था। बोल सर दो। a man in a boat pulls a हाँ, man सुनो। in a boat A pulls a rope with a यहाँ force 100 Newton। एक आदमी है ए पे है, और यहाँ पे एक बोट है जिसमें आदमी बी है। बात समझ आ रही है? दोनों ने रस्सी पकड़ रखी है। यस सर। इस वाले ने इसको 100 न्यूटन से खींचा, खींचा कि नहीं खींचा? यस सर। और दूसरे वाले ने कितने से खींचा? उसने भी 100 से खींचा होगा। भाई रस्सी के अंदर तो फोर्स सेम ही जाएगा ना। यस सर। पहले वाले का मास कितना मुझे बताओ? सर पहले वाले का 200 kg। नहीं सर सॉरी, ए का 300 है और फिर बी का 200 है। इसका मास 200 kg। बात समझ में आती है? यस सर। चलो, अब क्या बोला गया, कब पूछा गया पावर? एंड ऑफ द थर्ड सेकंड। एंड ऑफ थर्ड सेकंड ना, 3 सेकंड के एंड पे, यानी कि 3 सेकंड बाद इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होती है। किसकी पूछी गई है पावर? किसकी पूछी गई है? सर बस यही लिखा है, द पावर डेवलप्ड बाय द मैन एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड। तो 3 सेकंड बाद में वेलोसिटी पता चल जाए, काम बन जाएगा, क्योंकि फोर्स तो 100 न्यूटन है। यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि इस वाले आदमी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? 100 न्यूटन लग रहा है। अगर मैं इसका एफबीटी बना दूं काट के यहाँ से, तो इसके ऊपर एफबीटी लग रहा है, तो 100 न्यूटन अपॉन इसका मास 300 kg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, बात समझ आती है? तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है, तो ये 1/2 बात समझ आती कि नहीं आती है? यस सर। यस सर। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली कहीं मूव नहीं करता है। बात समझ आती है? ओके सर। यस सर। तो जब भी आप सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि इसका मास इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, ये x कहलाता है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ कुछ दी कि नहीं दी है रस्सी की? नो सर। दोनों के बीच का गैप दिया है कुछ? नो सर। चलो ये y मान लिया, मान सकते हैं। अब किसके बारे में पूछा गया मुझे बताइए? इसका एक्सेलरेशन उसका एक्सेलरेशन है। बताओ कितनी देर बाद में पूछा गया? 3 सेकंड के बाद में। तो वेलोसिटी जो होगी इसकी u + at हो जाएगी। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी थी? 0। यस सर। तो u + at, तो एक्सेलरेशन इसकी 1/3 आ गया, और टाइम कितनी आ जाएगी इसकी? 3 सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड इसका आ गया एक्सेलरेशन। यस सर। पावर क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। सर बट उसका तो एक्सेलरेशन 1/2 था, तो फिर तो सर वो 3/2 भी हो जाता। किसका 1/2 है? सर ए बी का एक्सेलरेशन ऑफ बी, और बी का 1/2 है। तो पूछा किसका गया है? सर बाय द मैन लिखा है बस, सो आई थिंक ए का ही पूछा। हाँ सुनो सुनो सुनो, क्या बोला? क्या क्वेश्चन पूछना? सर इसमें बस मैन लिखा है, द पावर डेवलप्ड बाय द मैन एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड इज। हाँ तो दोनों का पावर कितना डेवलप हुआ ना,
तो मुझे बताओ कि दोनों ने कितनी पावर लगाई होगी उस 3 सेकंड पे एंडिंग में। तो मुझे बताओ ए का वर्क डन, तो ए की पावर तो ये आ गई। बी की पावर मुझे बताओ कि बी का जो वेलोसिटी है वो कितना आ जाएगा, मुझे बताओ। एक्सेलरेशन कितना है इसका, हाफ, यही है, इनटू टाइम कितना है 3, तो एक्सेलरेशन इसका 3/2 आ गया। तो पावर ऑफ बी कितना आ जाएगा, बी का वेलोसिटी है तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो 100 इंटू 3/2, तो 150 आ जाएगा ये। यस सर। यस सर। नेट पावर कितनी हो गई 100 प्लस सर पावर 150 कैसे आई? फोर्स इंटू वेलोसिटी, 2 into 100. फोर्स 100 है ना। ओके सर, ओके सर, यस सर। 100 से और मल्टीप्लाई, सर वेलोसिटी क्या लगा के निकाल रहे हैं? v इक्वल टू u प्लस at, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके ओके। तो सर इसमें हमें टोटल पावर निकालनी है दोनों का ऐड करके। ओके सर। MAN की जगह MEN था वो क्वेश्चन में। ओके सर। फिर सर एक और है। हाँ बोलो। An object of mass 10 kg is dropped from a building of height 40 meter. Give the best description of relationship between gravitational potential energy and kinetic energy after 2 seconds. फिर सर वो greater than equal to ऐसे करके दिया हुआ है ऑप्शंस में। 40 कितनी कितनी हाइट है? 40 मीटर, मास 10 kg। 40 मीटर। मुझे बताओ कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है ये। यस सर। ये तो पता है, इनिशियली ड्रॉप किया है ना सेकंड से। 1 सेकंड का तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है ना, 5 मीटर होता है, तो अगले सेकंड में कितना चलेगा मुझे बताओ। 15 10 मीटर 15 103 यस सर। तो मुझे बताओ कि ये टोटल कितनी हाइट पे आ गया 2 सेकंड के एंडिंग में, ये कितनी हाइट पे आ गया यहाँ पे? 20 मीटर नीचे आ गया। 20 मीटर पे। ग्राउंड भी सर। चाहिए 20 मीटर। यस सर, 20 मीटर। इनिशियल जो इसकी एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी? mg इंटू 40, और ये किसके बराबर आ गया? इस पॉइंट पे एनर्जी थी, यहाँ पे कितना आएगा? mg इंटू 20 इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ कि mg इंटू 20 आ गया। मुझे बताओ यहाँ से तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम ही आ गए ना। यस सर। सर ये सेकंड लास्ट वाला स्टेप समझ नहीं आया। ये समझ में आया? नहीं सर, यही वाला। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन किया ना कि मेरे पास में यहाँ पे भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 40 इंटू mgh। यस सर। और मुझे ये पता चल गया कि 2 सेकंड के बाद में ये यहाँ पे आके गिर जाएगा, तो ये आधी हाइट है। ये तो पता चल गया कि 20 मीटर है ये। यस सर। आफ्टर 2 सेकंड। यस सर। तो 20 मीटर पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो mg इंटू 20 है यहाँ पे, और काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली। ओके सर। काइनेटिक एनर्जी भी mg इंटू 20 आ गया, तो पता चल गया काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर है। सर हमें कैसे पता उसने 1 सर सेकंड में? लेकिन इसमें इक्वल टू की जगह लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हाँ वो इसलिए बोला गया रीजन लेस देन इक्वल टू, क्योंकि वहां पे एयर कंडीशन आ गई ना, एयर की। सर बट क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस है। नहीं दिया है उसमें, ये भी तो नहीं दिया कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करो। सर फिर एनर्जी लॉस हुई नहीं, आपने कंजर्वेशन कैसे लगाई? अरे एनर्जी लॉस हुई है इसमें एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो सर अगर एयर रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो उसको कंसीडर करना है मतलब? सुनो, इस केस में एयर रेजिस्टेंस को आपको कंसीडर करना है अगर नहीं गिवन होगा तो। ओके सर। और बताओ। तो सर अगर निगलेक्ट करना होगा तो वो दिया हुआ होगा कि निगलेक्ट करना है। हाँ चलो किसी को बताओ अपने क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था सर कि एक स्विंग पे सर हमने एक मास रखा है, सर उसकी थोड़ी देर बाद हमने उसका मतलब उसके जैसा एक और मास रख दे, तो उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा? उसके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा? 2π√Ly की होता है पेंडुलम का। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? 1/2π√/GL हो जाएगा, क्योंकि 1 बाय टाइम पीरियड होता है। यस तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। यस सर, नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है ना, v जो होता है वो ओमेगा टाइम्स √/a² माइनस x² होता है, ये होता है। बात समझ आ रही है? सर a एम्पलीट्यूड और x क्या है? x किसी भी टाइम पे पोजीशन। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास में ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से एक बॉक्स है। अगर मैंने इस बॉक्स को स्प्रिंग से खींच दिया किसी भी टाइम पे, मान लो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ तक आता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर मान लो ये किसी भी टाइम पे x पे यहाँ पे है, तो इस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे निकलती है हमेशा, v ओमेगा टाइम्स √/a² माइनस x²। और जो ओमेगा होता है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2π बाई टाइम पीरियड, ये एक्चुअली होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। तो √g/l। हाँ तो इसमें दोनों में मास तो आ ही नहीं रहा ना, मास से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो दोनों सेम रहेगी। दोनों सेम रहेंगी।
ये एक्चुअली एसएचएम का क्वेश्चन है, तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं। तमिलनाडु का होगा जरूर, जो वही सवाल पूछ रहा है। यस सर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्यों पूछ रहा है फिर ये सवाल, जब मना किया था करने के लिए? सर मैं तो सारे कर लेता हूँ। सारे करने ही नहीं है ना भाई, तुम्हें दिल्ली का एनटीएससी क्लियर करना है कि आंध्र बोर्ड जाके पेपर देके आना है? दिल्ली। हाँ, बेवकूफ़ी नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। मुझे क्वेश्चन एक और डिफरेंस चीज क्यों आ पूछनी जाता थी। है पेपर्स में? वहाँ पे आईसीएससी बोर्ड है। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी कि हाँ। सर जब गिटार या सितार के हम लोग स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तो सर वो वेव्स ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी? ये ट्रांसवर्स वेव होती है, स्टैंडिंग वेव्स कहलाती हैं। बट मान लो सर लॉन्गिट्यूडनल में भी तो यही होता है ना कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। नहीं, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लो ये एयर का मॉलिक्यूल है, मैंने इसे यहाँ पे अगर धक्का दिया तो ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा और ये आगे वाले पार्टिकल को भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, तो वेव की वेलोसिटी और वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों बराबर आ रही है। यस सर। तो दीज काइंड ऑफ वेव्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल। बट इन स्ट्रिंग मैं यहाँ से प्लग करता हूँ तो यहाँ से पकड़ के इसको खींचता हूँ, तो जैसे मैं इसे यहाँ से खींचता हूँ ऐसे करके, तो ये ऐसे ऊपर नीचे जाता है। यस तो सर। मतलब परपेंडिकुलर होता है। हाँ, और अगर मैं इसको और अच्छे से अगर वेव बना दूं तो वेव इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी इधर की तरफ, तो इसका मोशन तो ऊपर नीचे हो रहा है ना इससे। ओके सर। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लॉन्ग ट्रांसवर्स। सर लेकिन हमने उसे खींचा भी तो मतलब ऊपर की तरफ ही ना। तो वो तो पार्टिकल का मोशन हुआ ना, वेव तो राइट में बढ़ी। ओके सर। मुझे बताओ कि जब गिटार बजाते तो गिटार में देखा है कि ऊपर हैंडल होता है, यहाँ पे वायर्स होते हैं, नीचे हम की को ऐसे प्लग करते हैं। तो मैं जब Yes, नीचे sir. को प्लग करता हूँ तो उसकी वेव ऊपर तक ट्रेवल होती है और मैं वहां पे वेव के अंदर नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट करता हूँ, तब साउंड बनता है म्यूजिक का। ओके सर। वहां पे मैं उंगली लगा देता हूँ, रोक देता हूँ मोशन को, आगे जाने नहीं देता। ओके सर। ठीक है, चलो और और बताओ। भी डाउट्स है लेकिन क्लास स्टार्ट भी होने वाली। कोई नहीं, 5 मिनट लेट चले जाना। किसकी क्लास है? सर मेरे एक डाउट ले लो। हाँ बताओ। सर एक क्वेश्चन था कि जब द बॉब ऑफ अ स्टेशनरी पेंडुलम गिवन अ sharp hit to impart a horizontal speed of √3 GL, find the angle rotated before becomes slack. दूसरा मार दूंगा, भाग यहाँ से, खुद करके लाना। सर ये मैंने किया करा हुआ था, है। मैंने आपको मतलब टीम्स पे भी टैग करा था, उसका 120 आ रहा था। ये एंगल थीटा आ रहा है, √2 Yes, GL पे sir. मुझे पता है यहाँ पे आता है, तो √3 GL में कहीं ऊपर कहीं जाएगा, यस सर। यहाँ से चला जाएगा। Yes. तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा, मैंने मान लिया। ये एंगल पूछा गया आपसे, एक्चुअली आंसर ये 90 भी तो ऐड करेगा। Yes sir, 90 plus theta. ये 30 डिग्री आया तो 90 + 30 120 आ जाएगा। Yes sir, 120 मेरा भी आया था, लेकिन पीछे पीछे शायद दे रखा था cos inverse -1/3। और हाँ तो सॉल्व कर, कितना आता है 120 आएगा, क्या आएगा वो तो तुम्हें पता करना है ना भाई। सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। सदा बता क्या क्वेश्चन है तेरा? सर वो पंप वाला क्वेश्चन है। वाटर पंप ड्रिवन बाय पेट्रोल रेजेस वाटर एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब मिनट फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 30 मीटर इफ क्या द बोल रहा है? पंप रेट इज कितना है? 0.5 मीटर क्यूब पर मिनट। मिनट ठीक है, पर इसको मिनट। सेकंड्स में कर दे पहले कि 0.5 लीटर अपॉन मीटर क्यूब को लीटर में करा हुआ है, मिनट को 60 में कर दिया मैंने। बात समझ आ रही है? तो इतना मास ऊपर पहुंचा जाता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मुझे बता। mgh होता है। यस सर। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की 1 ही होती है, यस सर। 1000 होती है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है? ये 0.5, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, m आ गया। g की वैल्यू 10 आ गई। और हाइट कितनी ले जा रहा है? सर 30 मीटर। 30 मीटर। और डिवाइडेड बाई, मुझे बता कितने टाइम में ले जा रहा है? 60 सेकंड में ले जा रहा है, 60 से डिवाइड कर दिया। यस सर। अब ये टोटल वर्क डन हो गया। ये टोटल क्या बन गया? पावर बन गया टोटल। सर जी नेगेटिव नहीं होगा? नहीं, जी नेगेटिव, वो तो डायरेक्शन ले लो, कोई क्या फर्क पड़ता है, -mgh होगा ना। हाँ अब वैसे। शताब की इसमें क्या होगा कि ऊपर तक ले जाने के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है। और यस यहाँ सर। टोटल वर्क डन आएगा, तो ये तो ग्रेविटी का वर्क डन है ना भाई, नेगेटिव। हाँ सर। तो वर्क डन बाई पंप प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी, क्या वो के फाइनल बाई के इनिशियल के बराबर? के इनिशियल 0 है, इक्वल टू हाफ ऑफ मास कितना है इसका? 0.5 इंटू 1000 इंटू किस वेलोसिटी से फेंक रहा है? 10 से। यस सर। तो 10 का स्क्वायर 100, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। यहाँ पे वर्क डन बाई पंप आ गया, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया मुझे बता। इस 60 को नीचे से हटा दे, तो ये ऊपर वाला ग्रेविटी का वर्क डन हो गया। यहाँ पे -1000 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू 30, तो ये ग्रेविटी का वर्क डन आ गया कि नहीं आ गया? हाँ सर। इसको ले जाएगा तो यहाँ से वर्क डन बाई पंप आ जाएगा।
लेट्स सपोज वो x जूल आ जाएगा आंसर। यस सर। और वर्क डन की पावर हाँ निकालनी हाँ है, सर। डिवाइड बाय 60 कर देना। सर इसके अंदर 70% एफिशिएंट भी है। हाँ तो 70% एफिशिएंट दिया तो अपने वर्क डन का 70% निकाल दे, इसी पावर का 70% एफिशिएंट है, तो 70% जो है पावर वही तो इतना वर्क डन करेगी x/60 के बराबर। तो ये एक्चुअल पावर हो गई ना मोटर की, कि मोटर की इतनी पावर थी लेकिन उसकी एफिशिएंसी कौन है जो वर्क डन कर रही है वो 70%, तो उस टोटल पावर का मैंने 70% निकाल लिया विच इज इक्वल टू x/60। तो यहाँ से पावर की वैल्यू ये सॉल्व कर लेगा, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर। यस सर। ओके चलो चलो फिर मजे करो, तुम्हारी क्लास हो गई, डाउट्स भी हो गए, जाओ दिल लगा के पढ़ो भाई। क्लास सर 3 to 3:30 वाली। सर एक चीज पूछ, 3:30 को स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास। आज नहीं हो पाएगी, मेरी मीटिंग चलती है यार उस समय, इसीलिए मैं नहीं कर पाता हूँ डाउट तुम्हारे। सर एक बार अब्रेशन बता दो। अब्रेशन है ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में, छोड़ दो अभी। ओके सर। अब्रेशन है ही नहीं। मानसी कहाँ से पढ़ा अब्रेशन? एचसी वर्मा में देखा होगा टॉपिक तुमने? यस सर। सर आपने बोला था कि पढ़ने के लिए, तो वो मुझे समझ में आया। मैंने सिर्फ डायग्राम देखने के लिए बोला था एब्रेशन का, और एब्रेशन की स्पेलिंग देखने के लिए बोला था। यस सर। बी प्रिसाइज विद माय वर्ड्स, याद रखो। मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे को पता है कि जिससे करने से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हो? सिर्फ डायग्राम देखना है और सिर्फ उसकी स्पेलिंग देखनी है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है सर हाँ सर हमारी कल एक मीटिंग हुई थी एसएसटी की एनटीएससी की, वो अभी तक चल रही है और सर उसकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, बंद होती जा रही है, वो कल से खत्म ही नहीं हो रही। सर 2 लोग बैठे हुए हैं उसमें। नहीं सर, 2 लोग सर कल से। नहीं सर वो बैठे नहीं है, वो मतलब ऐसे दिखा रहे हैं। क्या ओपन रह गए तो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है सर वर्क एंड एनर्जी के एचसी वर्मा से मतलब सारे ही कर लें जितने हो पाते हैं, मतलब कोई टॉपिक है स्पेसिफिक या या स्पेसिफिक सब करना है, जो हो पाएगा वो कर लेना, जो नहीं होगा वो बताया जाएगा। ठीक है पहले अपनी तरफ से अटेम्प्ट लो, है ना सर? यस सर। पे जा रहे हो, देखो तुम कितने सिपाही मार सकते हो, जो नहीं मरेंगे उनको मैं सिखाऊंगा तुम्हें कैसे मारा जाता है। ठीक है ओके सर। सर हाँ सर क्वेश्चन सर आप कॉन्फिडेंटली सर कैसे कर लेते हो सर? सारे ठगाठक सर हो ही नहीं पाते सर हमसे ऐसे। सर हमसे क्यों नहीं होता सर? आप ठगाठक कर देते हो सर फटफट। अब मैंने कह रहा बचपन में एक घुट्टी पी ली थी जादू की घुट्टी पी थी मैंने, तो फिर मेरे दिमाग में रह हमें गई भी पिला दो। ये चीजें। पता क्या होता है, मैं एक काम करता कि मेरा ब्लड निकालता हूँ और उसके जैसे हल्क का ब्लड नहीं था जिससे वो हल्क बना देते थे नया, तो मैं अपना ब्लड निकाल के सैंपल एकदम सैचुरेट करके तुम लोगों में बांट देता हूँ, पी जाना उसको, है ना ऐसे। एक्चुअली पता क्या होता है, देख शाश्वत मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी इसलिए कर पा रहे, रीजन बीइंग क्योंकि मैंने इसमें टाइम दिया है, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता था, या फिर आता था तो मैंने हर चीज को करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को इसी में इंटरेस्ट था सबसे ज्यादा, तो मैंने इसी को किया अच्छे से। मैंने अपना वक्त दिया है, मैं 3-3 बजे 4-4 बजे तक भी अभी भी पढ़ता हूँ, हर क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। अपना सेटअप है जहाँ पे बैठता हूँ मैं, आराम से किताबें रखी हुई, आराम से पढ़ता रहता हूँ बैठ के, और दीवार की तरफ मुँह करके बैठता हूँ और कहीं नहीं मुँह करता, कुछ देखना ही नहीं है, तो वक्त लगता है। किंचुक का तो पता ही होगा, किंचुक ने तो फोटोज भी देखी मेरे ख्याल से, देखी ना? तो वो बैठ के पढ़ोगे तो वक्त दो उसमें, इंस्टीड ऑफ प्रोकास्टिनेटिंग कि हमारे ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे तो वैसा कर लूंगा, नहीं करना। इस एज में होता है तुम्हारे साथ, क्या मेरे साथ भी होता था जब मैं तुम्हारी एज में था। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंसियरिटी कि अगर मुझे ये चीज़ पता है कि मुझे यार ये चीज़ यहाँ तक लिमिट करनी है तो मैं उसे लिमिट करूंगा। मेरा टीचर अगर मुझे कह रहा है कि यहाँ रुकना है तो रुकना है, मतलब इसके अलावा नहीं चलना है ना। मैं लास्ट ईयर से ये चीज़ तुम लोगों को समझाता आ रहा हूँ बट तुम लोग सुनते नहीं हो, इसीलिए मैं चीज़ों को लिमिट करना चाहता हूँ चीज़ों के लिए। सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ के हैं सर? प्रीवियस ईयर इस साल वाले में तो है नहीं बुक में। ये क्वेश्चन मेरे बनाए हुए थे, जितने भी क्वेश्चन थे। अच्छा ये सारे आपके हैं? आपके बनाए थे, जस्ट क्लास में बैठते मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने डाल दिया, और कुछ नहीं था। नहीं ये जो अभी डाउट्स थे, ये डाउट्स एनटीएससी के मॉड्यूल के हैं और एचसी वर्मा के हैं, और एनटीएससी मॉड्यूल का ही है ना? आप 9th क्लास के मॉड्यूल के, 9th के एनटीएससी के मॉड्यूल के हैं ये। तो एक जना 9th के एनटीएससी की पीडीएफ बना के भेज देना ग्रुप पे, मैं भेज दूंगा इनको। ठीक है सर मेरे पास है नहीं, भेज देंगे। ठीक है। तो बात ये है कि अपनी चीजों को करो और उतना करो जितना तुम्हें कहा जा रहा है, उसके अलावा ज्यादा हाथ पर मारना ही नहीं है। सर एनटीएससी वाली बुक में से दिल्ली के क्वेश्चंस ही करने हैं बस। सिर्फ दिल्ली और इधर के नॉर्थ जोन के करते रहो। मैंने अभी तुम्हें क्या बोला कि जंग में उतरो, पहले ये देखो कि तुम कितने सिपाही मार सकते हो, बाकी जो बचे कुचे रह जाएंगे उन्हें कैसे मारा जाएगा वो मैं सिखा दूंगा। बट इसमें एक हिडन केयर भी थी तुम्हारी कि तुम्हें नहीं मरने दिया जाएगा, ये मेरा वादा है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर।
यस अगर मैं बात बोल दे रहा हूँ तो फिर मुझे पता है कि तुम वीक हो जाओगे, तुम्हें पता ही है वो बचा ही लेगा, वो करवा ही देगा, तो फिर हम अपना एफर्ट क्यों लें? इसलिए मैंने पहले नहीं बोली थी, बट अब तुम लोगों ने पूछ लिया इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पहले तुम खुद तो देखो कि तुम कितने सिपाही मार पा रहे हो। जो नहीं मरेंगे उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, करवाएंगे। क्या रात को 12 बजे क्लास लगानी पड़ जाए, लगाएंगे। यस सर। बात समझ में आ गई? यस सर। खुद का एफर्ट दो और खुद का 100% दो, और 100 नहीं 1000% दो। ओके सर। पढ़ के पढ़ के मरी जाओगे ना तो टंटा खत्म, तो झंझट नहीं है। और नहीं मरोगे तो फिर पढ़ लो, सिंपल सी बात है। यस सर। इफ एंड बट की कंडीशन होनी नहीं चाहिए ना, या तो आर या पार, सीधे ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट, या तो होगा या नहीं होगा, खत्म। नहीं होगा तो कुछ और करो जो हो सकता है। और सर हो ये पुली वाले क्वेश्चन आते हैं क्या एनटीएससी में? एनटीएससी में नहीं आते, पुली वाले एक दो फर्जी से आते हैं, वो मैं करवा दूंगा। पुली के मैंने बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन करवाए हैं उन सबको। ठीक है सर। एससी वनवासी भी आगे लेवल के करवा चुका हूँ इन लोगों को, तो वो है, तो अभी करवाएंगे। वो दोबारा आएंगे लॉज मोशन पे, जब अभी फिलहाल वर्क एनर्जी पावर का एनटीएससी आने वाला है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहा हूँ। अच्छा, अभी वर्क एनर्जी पावर का है, ठीक है। हाँ, यही नहीं पता तुम्हें अभी क्या आने नहीं वाला है। नहीं, वो फोर्स वाला तो याद है चैप्टर, इसका याद खुद नहीं की था। जिम्मेदारी खुद की होगी, ये याद रखना। अगर मच्छर ने काटा है तुम्हें और तुम बीमार हुए हो तो मच्छर की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। मच्छर का तो फर्ज था, उसे काटना ही था, उसे खून पीना ही था। बीमार पड़े तो तुम्हारी गलती कि तुमने खुद को बीमार होने क्यों दिया। तुमने पहले ही मच्छरों को मारने का इंतजाम क्यों नहीं किया। सर मैं तो रूम ही बंद कर देती हूँ, मच्छर ही नहीं आते। हाँ, वो बढ़िया किया। बात समझ रहे हो? तो ये मच्छर मतलब मच्छर कुछ भी हो सकता है। मच्छर कैन बी आर एकेडमिक प्लानर, मच्छर कैन बी आर क्लास शेड्यूल्ड, मच्छर कैन बी आर टाइम टेबल, है ना। मच्छर कैन बी आर मैरिज फंक्शन, मच्छर कैन बी आर बर्थडे पार्टी, कुछ भी हो सकता है। ये मच्छर एक वर्ड है जिसमें हम सारी चीजें समझ पाएंगे कि जिस चीज से मुझे लग रहा है कि मेरा लॉस होगा, आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट। मुझे उसे अवॉइड ही करना है और कुछ करना ही नहीं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन में भी हम बाकियों से बेहतर बनेंगे। मैं तुम्हें एक बताता हूँ, हिस्ट्री बता देता हूँ तुम्हें कि द्वारका सेंटर जो है ना, इकलौता, जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, इस टीम का ऑल ओवर इंडिया आकाश के अंदर रैंक 1 चल रहा है अभी फिलहाल परफॉर्मेंस में। क्योंकि लॉकडाउन में बाकी सब स्लो हुए और मेरी जो टीम थी ये इकलौती ऐसी थी जिन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन के अंदर खींचा और आगे बढ़े नंबर 1 पे, है ना। जी। सेम डिमांड मेरे बच्चों से भी है कि अगर इस लॉकडाउन में सारे बच्चे स्लो हो जा रहे हैं, लोअर साइड पे जा रहे हैं, सिलेबस कम हो जा रहा है, हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर सिलेबस कम कर दे रही है, तो हम उसी टाइम पे अपने आप को इतना मजबूत कर देंगे कि वो सिलेबस कुछ ही ना रह जाए। और जिस दिन हम नीट का पेपर देंगे उस दिन हमारे बराबर कोई ना हो, या फिर एडवांस का पेपर देंगे हमारे बराबर कोई ना हो, जेईई मेंस का पेपर देंगे हमारे बराबर कोई ना हो उस समय। तो उस लेवल के लिए हमें मेहनत करनी है, एक विजन रखना जरूरी है। विजन है सब में ये वाला, दुनिया चाहे, लेकिन आई विल मूव फॉरवर्ड, कंटिन्यू फॉरवर्डिंग। या तो आगे खाई होगी या आगे जन्नत होगी, ठीक है। खाई होगी तो उसमें गिर जाएंगे और जन्नत होगी तो उसको हासिल करेंगे, पर चलेंगे सीधे। क्लियर है? यस रास्ता तुम्हारा सही है, वो मैं बता देता हूँ तुम्हें। रास्ता तुम्हारा सही है, जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी रास्ते पे चलते चले जाओ और सीधे चलते जाओ, बिना इधर उधर देखे, बिना मुड़े, बिना कुछ सोचे चलते जाओ और हो जाएगा पक्का। ठीक है, चलो जाओ क्लास करो, मजे करो। अभी तुम्हारी मैथ्स की क्लास है। थैंक यू सर। क्वेश्चन मैं भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेज देना आज की, ठीक है। ओके सर। ओके बाय बाय।